CH21 अथर्व गया औषधि बाजार। अब आगे। सुबह 5 बजे अथर्व भी नहीं खुलता है। सबसे पहले उठकर फ्रेश होता है, फिर कमरे में साधना करने के लिए बैठ जाता है। करीब 1.5 घंटे साधना करने के बाद अथर्व ने अपना दूसरा चक्र भी प्राप्त कर लिया। फिर सिस्टम अथर्व से कहता है, बधाई होस्ट, आपने दूसरा चक्र भी प्राप्त कर लिया। इस चक्र के बारे में सिस्टम अथर्व को जानकारी देने लगता है। चक्रों के बारे में ज्यादा जानकारी। मूलाधार चक्र मेरुदंड की सबसे आखिरी हड्डी कोक्सीक्स पर होता है। स्वादिष्ठान चक्र जननेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है। मणिपुर चक्र नाभि के नीचे होता है। अनाहत चक्र हृदय के ठीक नीचे होता है। विशुद्ध चक्र कंठ और गर्दन क्षेत्र में होता है। आज्ञा चक्र ललाट या तीसरे नेत्र पर होता है। सहस्त्रार चक्र सिर के शिखर पर होता है। चक्र प्राप्त करने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा की तेज लहर पूरे शरीर में दौड़ जाती है। थोड़ी मात्रा में शरीर से अशुद्धियां बाहर निकलती है। अथर्व जल्दी से बाथरूम में जाकर सबसे पहले नहाने जाता है। कुछ दिन में नहाने के बाद अच्छे से कपड़े पहन लेता है। फिर नीचे किचन में जाकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनता है। कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो जाता है। कुछ ही देर में खाना खाकर अथर्व स्कूल के लिए रेडी होने के लिए अपने कमरे में चल जाता है। कुछ दिन में रेडी होकर आया था, स्कूल के लिए निकल जाता है। करीबन आधे घंटे में अथर्व अपने स्कूल पहुंच जाता है। जल्दी से साइकिल को साइकिल स्टैंड पर लगाकर अपनी क्लास में जाता है और आदित्य के साथ सीट पर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, फिर थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करते हैं। ऐसे ही समय बचता है और कुछ ही देर में लेक्चर का भी टाइम हो जाता है। कुछ ही देर में क्लास में शिवांगी मैडम भी आ जाती है। सभी बच्चे शिवांगी मैम को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अटेंडेंस लेने के बाद बच्चों को पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में लेक्चर खत्म होने वाला होता है, तब क्लास में प्रिंसिपल सर इंटर करते हैं। सभी बच्चे प्रिंसिपल सर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। प्रिंसिपल सर सभी को बताते हैं, हमारे स्कूल में 1 हफ्ते बाद कंपटीशन होने हैं, जिसमें क्विज कंपटीशन सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। बाकी अदर स्पोर्ट्स इवेंट भी होंगे की जानकारी आपको नोटिस बोर्ड पर दे दी जाएगी। इतना बोलकर प्रिंसिपल सर चले जाते हैं और शिवांगी मैम का लेक्चर भी खत्म हो जाता है। वह भी क्लास से निकल जाती है। ऐसे ही सभी लेक्चर सुचारू रूप से चलती रहती हैं। कुछ ही टाइम में लंच टाइम भी हो जाता है। अथर्व और आदित्य दोनों साथ में लंच करने कैंटीन में जाते हैं। कैंटीन में जाकर अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करते हैं और कुछ ही देर में खाना खाकर अपनी क्लास में आ जाते हैं। ऐसे ही सभी लेक्चर सुचारू रूप से चलते हैं और कुछ ही समय में छुट्टी का टाइम भी हो जाता है। सभी लेक्चर यह खत्म होने के बाद अथर्व और आदित्य दोनों साथ में क्लास से निकलते हैं। दोनों अपनी अपनी साइकिल लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। आधे घंटे बाद दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अपने घर का दरवाजा खुलता है, साइकिल को सही जगह खड़ी करके अपने कमरे में जाकर अपना बैग रखता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद अगर फ्रेश होने बाथरूम में चला जाता है। कुछ ही देर में फ्रेश होकर सिंपल से कपड़े पहन लेता है, जिसमें काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मोबाइल फोन लेकर जो पैसा क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट किया थे करीबन 5 करोड़ रुपए, आज वह बढ़कर 10 करोड़ रुपए हो चुके हैं। फिर प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी पैसे को फिर से री इन्वेस्ट कर देता है। फिर अपने कमरे से निकालकर किचन में जाता है, अपने लिए खाना रेडी करता है। कुछ ही समय में खाना बनाकर तैयार हो जाता है। खाना डाइनिंग टेबल पर लगाकर अगर खाना खाने लगता है। कुछ समय में खाना खाने के बाद सारे बर्तन को किचन में रखता है, उन्हें क्लीन करके अपनी जगह पर रख देता है। फिर अपने घर से निकालकर सबसे पहले टैक्सी बुक करता है और फिर जड़ी बूटियां खरीदने के लिए अथर्व टैक्सी में बैठकर औषधि बाजार के लिए निकल जाता है, जहां पर अलग अलग प्रकार जड़ी बूटियां मिलती है। साथ में जड़ी बूटियों से बनाई हुई दवाइयां भी भेजी जाते हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा औषधि बाजार है, जहां पर थोक रेट में अगर कोई ज्यादा क्वांटिटी में जड़ी बूटियां खरीदना है उचित मूल्य पर भेजी जाती है। फिर अथर्व अच्छे समय में औषधि बाजार पहुंच जाता है। टैक्सी वाले से एक अच्छी सी शॉप पूछता है जहां पर उचित मात्रा में जड़ी बूटियां मिल सके। फिर टैक्सी वाला भी अथर्व को एक फेमस दुकान का नाम बताता है, जहां पर काफी भीड़ थी और सभी जड़ी बूटियां मिल जाती है। कुछ ही देर में अथर्व उसे दुकान पर कदम रखता है। दुकान के कर्मचारी अथर्व का वेलकम करते हैं और दुकान का मालिक, जिसकी उम्र 50 साल है, अथर्व से पूछता हूँ, बेटा कौन सी जड़ी बूटी लेनी है आपको? अथर्व भी सिस्टम के इंस्ट्रक्शन के अनुसार दुकानदार को सभी जड़ी बूटियां बता देता है। करीबन 20 मिनट के बाद अथर्व में जितनी भी जड़ी बूटियां बताए बॉडी रिफाइनिंग पील बनाने के लिए दुकान का कर्मचारी आकर अथर्व के सामने ही पैक करता है। फिर अथर्व दुकानदार को जड़ी बूटियां की पेमेंट कर देता है और सभी जड़ी बूटियां लेकर दुकान से बाहर निकलता है। कुछ ही देर में अथर्व की बुक की हुई टैक्सी भी आ जाती है और उसमें बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है। आधे घंटे बाद अथर्व अपने घर पहुंचता है। टैक्सी में से जड़ी बूटियां निकालकर घर का गेट खोलकर अपने कमरे में ले जाता है। बाजार से आने के बाद थोड़ी देर आराम करता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल से आने के बाद शिवांगी थोड़ी देर आराम करके अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि 2 महीने के बाद एग्जाम भी है। तभी शिवांगी को शिवांगी के दादाजी का कॉल आता है और शिवांगी को कपूर मेंशन मिलने के लिए बुलाते हैं। शिवांगी अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती है और शिवांगी के दादा दादी भी शिवांगी से बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर अपनी पढ़ाई करने के बाद शिवांगी बाथरूम में जाकर सबसे पहले फ्रेश होती है। एक अच्छे से ड्रेस सेलेक्ट करते हैं जो भी स्टॉस के पसंद की थी। सिंपल सा थोड़ी चूड़ीदार सूट पहनकर कुछ ही देर में रेडी हो जाती। करीबन आधे घंटे बाद कर लेकर कपूर मेंशन के लिए निकल जाती है। सबसे पहले जान लेते हैं कपूर परिवार के बारे में। कूपर परिवार। अभिराज कपूर शिवांगी के दादाजी और घर के मुखिया, जो शिवांगी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। गायत्री कपूर शिवांगी की दादी माँ। अवनीश कपूर शिवांगी के पापा। वैसे शिवांगी से प्यार यह भी बहुत करते हैं, पर शिवांगी की सौतेली मां के कहने पर और शिवांगी की बीमारी के कारण शिवांगी को ज्यादा पसंद नहीं करते और ना ही पार्टी वगैरह में लेकर जाते हैं। ज्यादातर दुनिया को तो पता ही नहीं है कि शिवांगी कपूर परिवार की बेटी है। कपूर ग्रुप के CEO
अनामिका कपूर शिवांगी की मां शिवांगी जब 1 साल की थी तब कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अनामिका कपूर दिल की बहुत अच्छी और शिवांगी से बहुत प्यार करते थी। अनुप्रिया कपूर शिवांगी की सौतेली मां ये थी तो अनामिका कपूर की दोस्त उनके एक्सीडेंट के बाद अविनाश कपूर से शादी कर ली बोलकर शिवांगी को मां का प्यार मिल जाएगा, अभी बहुत छोटी है, उनके ऑफिस में है, काम किया करती थी। सबके सामने तो शिवांगी को बहुत प्यार दिखाती है पर अंदर ही अंदर नफरत भी बहुत करती है। का कारण कपूर ग्रुप की आधी से ज्यादा प्रॉफिट शिवांगी के नाम है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी तो अनामिका कपूर की खुद की थी और कपूर ग्रुप के प्रॉपर्टी का हिस्सा जो शिवांगी का नाम है करने के लिए शिवांगी को ड्रग देने के पीछे क्या कारण था वह आपको बता देते हैं। शिवांगी बचपन से ही काफी टैलेंटेड थी और साथ में सभी घर वालों का प्यार भी मिलता था। अनुप्रिया के जो बच्चे थे भगवान की उनसे आगे ना निकल जाए इसलिए शिवांगी को धीरे धीरे करके कुछ रख दिए जाते खाने में मिलाकर, जिसका असर यह हुआ शिवांगी को पैनिक अटैक आने लगे और साथ में उन ड्रग्स के असर से शिवांगी मेंटली भी डिस्टर्ब रहने लगी। और सबसे बड़ी जो बीमारी थी, शिवांगी किसी भी लड़के के करीब जाते हैं तो शिवांगी को एलर्जी होने लगती। और उन ड्रग का जब तक कोई स्पेशल टेस्ट नहीं करवाया जाए किसी को पता नहीं चलेगा और जिस इंसान को वो ड्रग दिए जाते हैं धीरे धीरे हालत बिगड़ने लगती है। अनुप्रिया शिवांगी को सभी के सामने तो प्यार दिखाते और सभी को ये लगता कि शिवांगी की अच्छे से करे कर रही है, पर होता उसका उल्टा था। और ट्रक देने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि शिवांगी को सभी फैमिली मेंबर से दूर कर दे, कोई भी इवेंट हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, उन सब से शिवांगी दूर रहे। सबसे बड़ा जो रीजन था बोध शिवांगी को टॉर्चर करने का, क्योंकि शिवांगी अपनी मां की ही तरह खूबसूरत थी और टैलेंटेड भी, क्योंकि अनुप्रिया पहले से ही अविनाश कपूर को पसंद करती थी पर शादी अनामिका की हो गई। ये कुछ कारण थे शिवांगी को टॉर्चर करने के। आदित्य और रूही कपूर। आदित्य और रूही दोनों जुड़वा भाई बहन है, शिवांगी के सौतेले भाई बहन, शिवांगी से 1 साल छोटे। ये दोनों मिलकर शिवांगी को बहुत परेशान करते हैं। रूही तो शिवानी की खूबसूरती और टैलेंट से जलते भी। खूबसूरत तो रूही भी थी पर शिवांगी से कम। पहले जब सभी फैमिली मेंबर पार्टी में जाते हैं तो शिवांगी को ज्यादा टेंशन मिलते हैं, इस वजह से दोनों बहन भाई मिलकर गलतियां खुद करते और इल्जाम शिवांगी पर लगाते। कुणाल कपूर शिवांगी के छोटे चाचा और कपूर फैमिली के छोटे बेटे। दिल की बहुत अच्छी है और शिवांगी से बहुत प्यार करते हैं पर उनके घर में ज्यादा चलती नहीं। ये भी कपूर ग्रुप में काम करते हैं और साथ में इनका एक छोटा सा बिजनेस भी है। आरती कपूर शिवांगी की चाची जो शिवांगी से बहुत प्यार करती है, दिल की बहुत ही साफ, साथ में एक फैशन डिजाइनर भी है। और कुणाल कपूर की पत्नी आरव और आहान शिवांगी के छोटे भाई हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। दोनों जुड़वा है। उम्र 18 साल, दोनों एक जैसे दिखते हैं पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है और साथ में बहुत हैंडसम भी है और काफी टैलेंटेड भी। कपूर फैमिली का बिजनेस पूरे इंडिया में फैला हुआ है, साथ में विदेश में भी कुछ ब्रांच है। अब हम जानते हैं शिवांगी के बारे में। शिवांगी कपूर उम्र 21 साल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टडी कर रही है और साथ में अपनी फ्रेंड श्रेया की जगह स्कूल में 12th के बच्चों को भी इंग्लिश पढ़ा रही है। शिवांगी पढ़ाई के साथ खुद का बिजनेस भी कर रही है, ये शिवांगी के घर वालों को भी नहीं पता। आहान और आरव को छोड़कर बिजनेस क्या करती है शिवांगी वह आपको आगे पता चलेगा। बात करते हैं शिवांगी की पर्सनल लाइफ। जो ड्रग्स दिए गए थे शिवांगी की सौतेली मां द्वारा, उनका इम्पैक्ट किए हुए शिवांगी किसी भी लड़के के करीब नहीं जा सकती थी। अथर्व भी वह पहला लड़का है जिसके शिवांगी करीब आई है। शिवांगी अपने घर में नहीं रहती, कॉलेज के पास से यह कंपार्टमेंट में रहती है अपनी फ्रेंड श्रेया के साथ। श्रेया को चोट लगने की वजह से वो अपने घर पर गई है। कपूर फैमिली में रहने ना के पीछे का कारण, जब भी शिवांगी कपूर फैमिली में होती शिवांगी की तबीयत ज्यादा खराब होती है, वहीं बाहर रहती तब कभी कभार ही शिवांगी को पैनिक अटैक आते थे। दूसरा, घर से दूर रहने का शिवांगी के सौतेली बहन भाई शिवांगी परेशान भी करते। शिवांगी की यूनिवर्सिटी भी अपार्टमेंट से काफी पास थे, शिवांगी को ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता। कुछ ही समय में शिवांगी कपूर मेंशन पहुंच जाती है। क्यों बुलाया है शिवांगी के दादाजी ने शिवांगी को घर। सिक्योरिटी गार्डन गेट खोलता है और फिर शिवांगी की गाड़ी कपूर मेंशन में इंटर। कपूर मेंशन देखने में काफी शानदार और दिल्ली की प्रीमियम लोकेशन पर बना हुआ, जहां पर कुछ चुनिंदा ही घर है। कुछ ही देर में शिवांगी गाड़ी पर करके मेंशन के अंदर कदम रखती है। वहीं दूसरी तरफ अथर्व के घर में अथर्व थोड़ी देर आराम करने के बाद सभी जड़ी बूटियां के निकालकर अपनी स्टडी टेबल पर रख देता है और सिस्टम लाइब्रेरी में से आयुर्वेदिक किताब ओपन करने को बोलता है और उसे किताब में बॉडी रिफाइनिंग पील बनाने की जो विधि है उसे फॉलो करने लगता है। करीबन 2 घंटे में अथर्व अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और सिस्टम की हेल्प से अभी जड़ी बूटियां का एक पेस्ट बना लेता है और उसको जब जड़ी बूटी खरीदे दवाइयां बनाने के लिए जो इक्विपमेंट लेकर आया था उनमें रख देता है और जो जड़ी बूटियों से पेस्ट बना है उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से रिफाइन करने लगता है। रिफाइन करने में अथर्व को पूरे 2 घंटे लगते हैं। करीबन 4 घंटे में अथर्व की 90% से ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हो चुकी है, जिससे अथर्व के चेहरे पर थकान साफ दिख रही है। फिर अथर्व अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को रिकवर करने के लिए कुछ देर साधना करता है, जिस कारण अथर्व थोड़ा थक भी गया था। 5 घंटे लगातार काम करने के कारण फिर थोड़ी देर बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगता है। क्या अथर्व बॉडी रिफाइनिंग की गोली बना पाएगा और क्यों बुलाया है शिवांगी को शिवांगी के दादाजी ने कपूर मेंशन में, जानेंगे कहानी में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माई आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट FM पर। CH22 अथर्व ने बनाई गोली शिवांगी कपूर मेंशन में। अब आगे
अथर्व आधा घंटा आराम करने के बाद अपने बिस्तर से उठता है और बॉडी रिफाइनिंग गोली बनाने के लिए जो भी जरूरी स्टेप होते हैं उसे फॉलो करते हुए लगातार 6 घंटे की मेहनत के बाद एक जड़ी बूटी का पेस्ट बनाकर रेडी हो जाता है। फिर उसे अथर्व सिस्टम की मदद से और किताब में दी गई विधि के अनुसार लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने लगता है। इस प्रक्रिया में आधा घंटा लगता है और थोड़ी देर की मेहनत के बाद बॉडी रिफाइनिंग गोली बनकर तैयार हो गई। बॉडी रिफाइनिंग गोली बनने के बाद गोली से काफी अच्छी खुशबू आ रही है, जिसे जैसे ही अथर्व की नाक से होते हुए खुशबू पूरे शरीर में गई, अथर्व की जितनी भी थकन थी वह सारी खुशबू मात्र से ही मिट गई। बॉडी रिफाइनिंग बनकर तो तैयार हो गई है। फिर अथर्व ये सोचता है गोली तो मैं बना ली है, अब इसकी जांच कैसे करूं। ये बात सुनकर सिस्टम अथर्व से कहता है होस्ट, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। अथर्व सिस्टम से पूछता है कैसा सॉल्यूशन। फिर सिस्टम अथर्व किसे कहते हैं, मैं इन गोलियों को स्कैन करके कुछ भी मिनट में आपको बता सकता है, इनमें कुछ कमी है या पूरी तरह से यह जो है बनकर दिया हो चुकी है। अथर्व सिस्टम से कहते हैं तो देर किस बात की, जल्दी मुझे पता करके बताओ कि गोलियां पूरी तरह से ठीक है या फिर में कुछ कमी है। पर सिस्टम अथर्व के कहने पर सभी गोलियों को स्कैन करता है। अथर्व ने पूरी 100 गोलियां बनाकर तैयार की थी। कुछ ही समय में सिस्टम स्कैनिंग प्रक्रिया पूरी करता। फिर अथर्व को बताता है होस्ट, आपने जो बॉडी रिफाइंड की गोलियां बनाई है वह एकदम सही बनी है, अगर कोई भी ऐसे खाता है उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। यह बातें सुनकर अथर्व काफी पास हो जाता है। फिर अथर्व इस सिस्टम को आयुर्वेदिक बुक ओपन करने के लिए बोलता है। गोली तो बनकर तैयार हो चुकी है, इस गोली को लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं वो भी सारी जानकारी पता है। बॉडी रिफाइनिंग गोली के बेनिफिट की अगर बात की जाए, कोई भी व्यक्ति अगर यह गोली लेता है, इस गोली के लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति काफी टाइम से बीमार है या शरीर में एनर्जी की कमी है, साथ में काफी कमजोरी है, शरीर में इम्यूनिटी की कमी, जल्दी बीमार हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज खाली जिसका शरीर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये बॉडी रिफाइनिंग पर लेने के बाद और साथ में शरीर की इम्प्योरिटी अशुद्धियों को भी बाहर निकलती है, शरीर में एक नई ऊर्जा आती है। बॉडी रिफाइनिंग पे शरीर की सभी कमजोरी को दूर करती है। ये सब पढ़ने के बाद अथर्व काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर अथर्व फोन में टाइम देखता है तो रात के 12 बजे बज चुके हैं और अथर्व काफी थक भी चुका है। सभी चीजों को अपनी जगह पर रखने के बाद और बॉडी रिफाइनिंग की गोलियों को एक कांच के बॉक्स में रख देता है और कुछ ही देर में अथर्व फ्रेश होकर अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी कपूर मेंशन में कदम रखती है। जैसे ही शिवांगी हाल में कदम रखती है तो देखते हैं कि सभी फैमिली मेंबर जो है सोप में बैठकर कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। शिवांगी के चाचा और पापा बिजनेस के रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे ही आरव कपूर और आहान कपूर शिवांगी को देखते हैं तो सीधा शिवांगी के पास जाते हैं। फिर एक नौकर से एक स्पेशल किट मंगवाते हैं, उसे पहनकर शिवांगी के गले लगते हैं। दोनों भाई शिवांगी के आने से काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। फिर शिवांगी भी दोनों को कसकर के लिए लगा लेती है। वैसे शिवांगी कभी भी बाहर जाती है तो एक टैबलेट लेनी पड़ती है शिवांगी को, जिससे फ्रेंडली किसी से भी शिवांगी मिल सकती है वहां पर कोई दिक्कत। और अगर शिवांगी टैबलेट लेना भूल जाती है, कोई लड़का शिवांगी को टच कर देता है तो शिवांगी के शरीर पर लाल लाल दाने उभरते हैं, होने लगती है पूरे शरीर पर। कहानी में हमारा हीरो अथर्व भी एक अकेला लड़का है जो शिवांगी को छू सकता है, जिससे शिवांगी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ देर गले मिलने के बाद ही मांगे से दोनों भाई अलग होते हैं और शिवांगी के साथ कुछ बातें करने लगते हैं। शिवांगी भी सभी फैमिली मेंबर से मिलती है, फिर एक सिंगल सोफे पर जाकर बैठ जाती है जो सभी सपोर्ट के बीच में लगा हुआ था। ये स्पेशली शिवांगी के लिए ही बनाया गया था। फिर सभी फैमिली मेंबर शिवांगी से उसका हाल चाल पूछते हैं, क्योंकि शिवांगी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो चुके हैं, साथ में क्या उसकी हेल्दी भी नजर आ रही है जब से अथर्व के साथ रहने लगी है। नहीं तो शिवांगी को कभी कभी पैनिक अटैक आते रहते थे, महीने में कई बार पैनिक अटैक आ जाते थे। क्या अथर्व कर पाएगा शिवांगी का इलाज, ये भी हम जानेंगे कहानी में आगे। शिवांगी की बीमारी के कारण शिवांगी पहले काफी स्ट्रेस में रहती थी और कई बार पैनिक अटैक के साथ शिवांगी की तबीयत ज्यादा खराब भी हो जाती थी, पर अथर्व के साथ रहने से अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। और शिवांगी की ठीक रहने का एक और भी कारण है कि शिवांगी हाल फिलहाल घर से दूर रही है। फिर शिवांगी सभी से मिलने के बाद अपनी दादी के पास आती है और उनके गले लगते हैं। दादी पोती आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और सभी फैमिली मेंबर शिवांगी की केयर, जिसे देखकर अनुप्रिया कपूर को थोड़ी सी जलन भी हो रही है। समीर और रूही अभी घर पर नहीं है। कुछ देर बातें करने के बाद शिवांगी फिर फ्रेश होने अपने कमरे में चली जाती है। अपने घर वालों के लिए जो शिवांगी गिफ्ट लाई थी उन्हीं के साथ में अपने कुछ कपड़े भी लाई थी, जो कपड़े अथर्व और शिवांगी ने साथ मिलाकर खरीदे। शिवांगी का कमरा सिंपल से इंटीरियर में भी काफी खूबसूरत लग रहा है। कुछ ही देर में शिवांगी रेडी होकर नीचे आती है तो सभी शिवांगी को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शिवांगी लगी इतनी खूबसूरत रही थी सिंपल से आउटफिट में, मेहरून कलर का प्लाजो सूट और साथ में चूड़ीदार सिंपल सी एक्सेसरीज। बिना मेकअप कैसे मांगी बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी लग रही थी। और सभी घर वालों के हैरान होने का कारण यह है, अथर्व से मिलने से पहले शिवांगी कभी भी ऐसे आउटफिट नहीं पहनते थी। शिवांगी की दादी तो शिवांगी की बधाइयां ले रही थी है आरव और कहानी शिवांगी और कम्प्लीमेंट दे रहे थे। तभी कॉलेज से पार्टी करके समीर और रूही भी घर में कदम रखते हैं। जैसे ही समीर रूही शिवांगी को देखते हैं, पहले तो घर में देखकर हैरान हो जाते हैं और रूही शिवांगी की सिंपल सी आउटफिट देखकर शिवांगी से चलने लगती है, क्योंकि शिवांगी इतनी खूबसूरत रही थी। फिर दोनों शिवांगी को हेलो बोलते हैं और अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों फ्रेश होकर नीचे आते हैं और हॉल में आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर से भी आपस में बातें करते हैं और कुछ चीज हमें खाने का टाइम हो जाता है। जैसे ही डाइनिंग टेबल पर खाना लगता है, घर की पुरानी नौकर क्योंकि घर के सदस्य की तरह थी और शिवांगी को काफी प्यार भी करती है, बचपन से ही मालती सभी को खाने के लिए बुलाने आ जाते हैं। कहती है खाना रेडी हो गया है, आप डाइनिंग टेबल पर आ जाए।
फिर सभी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। शिवांगी भी अपने दादा दादी के पास बैठ जाती है। आज शिवांगी के घर आने की खुशी में शिवांगी के पसंद का खाना बना था। इस समय में सभी खाना खाने लगते हैं। शिवांगी की दादी तो शिवांगी को प्यार से खाना खिला रही थी अपने हाथों से। क्या शिवांगी के साथ कपूर मेंशन में हो जाएगा कोई हादसा और क्या घर वालों को पता चल चुका है अथर्व के बारे में? क्या अथर्व और अवनी फिर से मिलेंगे? जानने कहानी तब तक के लिए पढ़ते रहिए माई आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH23 अभिराज को पता चला शिवांगी की बीमारी का राज और अथर्व के बारे में। अब आगे गायत्री कपूर शिवांगी को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। ये देखकर रूही और समीर को जलन हो रही थी क्योंकि कभी भी गायत्री कपूर ने समीर और रूही की कभी ऐसे केयर नहीं की। कुछ ही देर में सभी का खाना हो जाता है। फिर सभी फैमिली मेंबर मेंशन के हाल में आते हैं। कुछ देर आपस में बातें करते हैं। फिर सभी अपने कमरे में जाने लगते हैं। पर अभिराज कपूर शिवांगी के दादाजी शिवांगी को अपने स्टडी रूम में आने का बोलते हैं। पहले तो ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, फिर ज्यादा कुछ नहीं सोचते। कुछ ही देर में सभी के अपने कमरे में जाने के बाद शिवांगी अपने दादाजी के साथ उनके स्टडी रूम में जाती है। अभिराज कपूर का रूम ग्राउंड फ्लोर पर था और उसी के साथ अटैच उनका स्टडी रूम है। कुछ ही समय में शिवांगी स्टडी रूम में पहुंच जाते हैं। अभिराज कपूर शिवांगी के दादाजी शिवांगी को सॉफ्टवेयर पर बैठने के लिए कहते हैं। शिवांगी भी बिना कुछ सवाल सोफे पर बैठ जाती है और साथ में शिवांगी के मन में ये भी ख्याल आ रहा है कि दादाजी कभी ऐसे ही स्टडी रूम में नहीं बुलाते हैं, कुछ तो बात है। शिवांगी अभिराज कपूर की बातों से होश में आती है। फिर अभिराज कपूर शिवांगी के दादाजी शिवांगी से कहते हैं, बेटा हमें तुमसे कुछ जानना है। शिवांगी भी बिना कुछ सवाल किया अपने दादाजी से कहती है, पूछिए दादाजी। अभिराज कपूर कहते हैं, शिवांगी बेटा हमें पता है कि तुम्हारी बीमारी के कारण तुम किसी भी लड़के के करीब नहीं जा सकते, पर हमें तुमसे एक बात जाननी है। कुछ दिन पहले तुम कपूर ग्रुप के शॉपिंग मॉल में गई थी, किसी लड़के के साथ थी? फिर शिवांगी भी अपने दादा को हाँ में जवाब देती है। अभिराज कपूर शिवांगी से अथर्व के बारे में पूछते हैं। दादाजी उसका नाम अथर्व सिंह है, वह एक मिडिल क्लास फैमिली से और एक स्टूडेंट भी है। उसकी उम्र 18 साल है और वही एक लौता लड़का है जो मेरे करीब आ सकता है, जिससे मेरे शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, ना ही कोई एलर्जी होती है। ये बातें उन अभिराज कपूर काफी हैरान हो जाते हैं। हैरान इसलिए क्योंकि अथर्व अभी 18 साल का था। बाकी अभिराज कपूर को अमीर गरीब से कोई दिक्कत नहीं थी, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उनकी पोती की खुशी थी, क्योंकि 15 साल बाद शिवांगी को उन्होंने अथर्व के बारे में बताते हुए इतना खुश देखा था। फिर अभिराज कपूर शिवांगी से कहते हैं, बेटा हमें तुम्हारे और अथर्व के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए सबसे जरूरी तुम्हारी खुशी है। ये सुनकर शिवांगी भी काफी खुश हो जाती है। शिवांगी अभिराज कपूर से करती है, दादाजी हमें आपको हमारी बीमारी के बारे में कुछ बताना है। अभिराज जी भी शिवांगी से कहते हैं, बताओ बेटा। दादाजी मेरी बीमारी का जो कारण है, पिछले 15 से 16 सालों से मुझे दी जा रही अलग अलग प्रकार के ड्रग्स है, जिसके चलते मुझे पैनिक अटैक आते हैं और मेरी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और जब भी हम हमारा चेकअप करवाते हैं तो उसमें डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं चलता, इसलिए उन्होंने कह दिया। पर इसका सबसे बड़ा कारण अलग अलग प्रकार की थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिए जाने वाले ड्रग्स हैं। यह बातें सुनकर अभिराज कपूर शिवांगी के दादाजी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर शिवांगी से पूछते हैं, बेटा ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली? फिर शिवांगी अभिराज कपूर से कहती है, एक्सीडेंट वाली बात को छुपाते हुए, दादाजी एक बार जब मैं बाहर थी तब मुझे पैनिक अटैक आया था और अथर्व ने ही मुझे बचाया था और उसी ने मुझे ये बताया कि मुझे पैनिक अटैक क्यों आते हैं और साथ में मानसिक प्रॉब्लम जो होती है उसका भी कारण बताया। मुझे दिए जाने वाले ड्रग काफी रेयर, जिसके चलते इनका एंटीडोट बनाने में काफी टाइम लगेगा और इनका पता किसी भी नॉर्मल टेस्ट से नहीं चलता है, इसके लिए स्पेशल टेस्ट करवाने पड़ते हैं। यह बातें भी मुझे अथर्व ने बताई और यह भी कहा कि वह मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। शिवांगी की सभी बातें सुनने के बाद अभिराज कपूर काफी हैरान हो गए थे। अभिराज कपूर को काफी दुख भी हो रहा था कि उनकी फूल सी बच्ची पिछले काफी सालों से इतना कष्ट झेल रही थी। फिर अभिराज कपूर शिवांगी से कहते हैं, बेटा मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि तुम्हारे साथ यह सब किसने किया और बेस्ट डॉक्टर की टीम से तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगा। शिवांगी कहती है, दादाजी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम बिना किसी को पता चले जितने भी ये किया है उसे ढूंढेंगे। अगर हम ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो जिसने भी मेरे साथ ये किया है वो अलर्ट हो जाएगा। आपको इन सब बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इन सब बातों का मैं खुद पता लगा लूंगी और साथ में मेरे इलाज के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर अभिराज कपूर शिवांगी से कहते हैं, शिवांगी बेटा तुम एक बार मुझे अथर्व से जरूर मिलना। शिवांगी भी अभिराज कपूर से करते हैं, जब सही टाइम आएगा दादाजी तब मैं आपको अथर्व से मिला दूंगी। दोनों दादा पोती ऐसे ही आपस में कुछ देर बातें करते हैं, पर बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बजे बज गए। अभिराज कपूर बेटा शिवांगी समय काफी हो गया है, अब तुम्हें सोना चाहिए, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। शिवांगी भी अभिराज कपूर को गुड नाइट बोलती है। फिर अपने बाबाजी के स्टडी रूम से निकलते हुए सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए शिवांगी अथर्व के बारे में ही सोच रही थी। शिवांगी को पता ही नहीं चला कब वह अथर्व के ख्यालों में अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आने के बाद शिवांगी फ्रेश होती है और कुछ ही देर में फ्रेश होकर अपना नाइट गाउन पहनकर अपने बेड पर जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ सुबह 6 बजे अथर्व रात को देर से सोया था, इसके कारण अथर्व नींद देरी से खुली। ऐसे ही अथर्व की नींद खुलती है, सबसे पहले अपने बेड से उठता है, फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ ही समय में फ्रेश होने के बाद अथर्व अपने कमरे में आता है।
फिर साधना की मुद्रा में जमीन पर बैठ जाता है। करीबन आधे घंटे अथर्व कल्टीवेशन करता है और फिर अथर्व अपनी आंखें खोलता है। कल्टीवेशन करने के बाद अथर्व को अपने अंदर काफी सारी ऊर्जा महसूस हो रही थी और जो कल रात की थकन थी, जो दवाई बनाने की वजह से अधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म करने से हुई थी, वह भी अब दूर हो गई। साधना से उठने के बाद आधार अपने कमरे से निकलकर नीचे जाता है और किचन में जाकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनता है। कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी हो जाता है। फिर अथर्व ब्रेकफास्ट को डाइनिंग टेबल पर लगता है और ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। कुछ ही देर में खाना खाने के बाद सभी बर्तनों को क्लीन करता है। फिर स्कूल के लिए रेडी होने अपने कमरे में चला जाता है और कुछ ही देर में अथर्व तैयार हो जाता है स्कूल के लिए और अपने बैग में बॉडी रिफाइनिंग गोलियां भी रख लेता है। फिर अथर्व अपने घर को बंद करने के बाद स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। क्या अथर्व बारे में शिवांगी के दादाजी को पता चलना क्या अथर्व के लिए कोई खतरा पैदा कर सकता है, और क्या अथर्व बॉडी रिफाइनिंग गोली से अपने पिता को ठीक कर पाएगा और बॉडी रिफाइनिंग गोली का शिवांगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए माई आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH24 शिवांगी अथर्व के घर। अब आगे अथर्व अपने घर को लॉक करके स्कूल के लिए निकल जाता है। करीबन आधे घंटे अथर्व स्कूल पहुंच जाता है। साइकिल को अपनी जगह पर खड़ी करता है, फिर पैदल ही स्कूल के ग्राउंड से होते हुए अपनी क्लास की तरफ कदम बढ़ा देता है। कुछ ही देर में अथर्व अपने क्लास में पहुंच जाता है और अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। अभी तक आदित्य नहीं आया है। कुछ ही देर में आदित्य भी क्लास में आ जाता है। फिर अथर्व और आदित्य एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर आदित्य अथर्व के साथ बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह जल्दी उठकर शिवांगी रेडी होकर नीचे डाइनिंग हॉल में आती है और खाना खाकर सभी को बाय बोलकर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। करीबन 1 घंटे बाद शिवांगी अपनी कार को स्कूल के गेट आगे रोकती है। फिर गाड़ी को अच्छे से पार्क करके सबसे पहले स्टाफ रूम में जाती है। कुछ ही देर में जरूरी डॉक्यूमेंट क्लास के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में शिवांगी क्लास में एंटर करती है। सभी बच्चे शिवांगी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर अटेंडेंस लेने के बाद शिवांगी एक अनाउंसमेंट करती है, आप सभी का इंग्लिश का टेस्ट है, जो कि मैं काफी टाइम पहले आपको बता दिया था। यह बातें सुनकर कुछ बच्चे काफी एक्साइटेड लग रहे थे और कुछ बच्चों के चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। फिर शिवांगी क्लास मॉनिटर अंजलि को सभी टेस्ट पेपर देकर सभी बच्चों में एक एक करके बांटने को बोलते हैं। कुछ ही देर में अंजलि सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांट देती है, फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। शिवांगी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार सभी बच्चे टेस्ट पेपर मिलने के बाद लिखना शुरू करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। करीबन 20 मिनट बाद आधार अपना टेस्ट पेपर कंप्लीट करके शिवांगी मैम को दे देता है और कुछ ही देर में सभी बच्चे भी अपना टेस्ट पेपर शिवांगी को सबमिट करवा देते हैं और इन्हीं सब में इंग्लिश का पीरियड भी खत्म हो जाता है। फिर शिवांगी क्लास से बाहर निकल जाती। शिवांगी के जाने के बाद अभी तक क्लास में टीचर नहीं आई है, इसलिए सभी बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ भी देर में क्लास में अकाउंट्स की टीचर ईशानी मेहता कदम रखती। ईशानी मेहता उम्र 25 साल, दिखने में काफी खूबसूरत और एलिगेंट मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुका करती हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट और काफी मासूम भी। ईशानी की क्लास में आते हैं सभी बच्चे, इस आने के गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अटेंडेंस लेने के बाद ईशानी बच्चों को पढ़ना शुरू करती है। ईशानी की आवाज काफी प्यारी और बेटी थी, जिसे सभी बच्चे इसने की बात को ध्यान से सुनते हैं और सभी को पता ही नहीं चलता कि कब ईशानी का लेक्चर खत्म हो गया। फिर ईशानी मैं क्लास से चली जाती है। ऐसे ही सभी लेक्चर सुचारू रूप से चलते हैं। कुछ ही समय में सभी लेक्चर खत्म हो जाते हैं। फिर अथर्व और आदित्य 7वीं क्लास से बाहर निकलते हैं और कुछ ही देर में अपनी साइकिल लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। करीबन आधे घंटे बाद दोनों अथर्व के घर पहुंचते हैं। फिर आदित्य अथर्व से पूछता है, तूने मुझे यहाँ अपने घर के सामने क्यों? अथर्व इसका कुछ जवाब नहीं देता और अपने बैग से 4 गोलियां निकालकर आदित्य को देता है। आदित्य उन गोलियों को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उनमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी और वह काफी यूनिक भी लग रही थी। फिर आदित्य अथर्व से पूछता है, ये गोलियां तू मुझे क्यों दे रहा है? फिर अथर्व आदित्य से कहते हैं, इन 4 गोलियां में से एक तुम्हें लेनी है, एक अंकल आंटी के लिए और एक गोली तू छोटी को देना। जब तुम ये गोली लो, कुछ मिनट तुम्हारे पेट में जलन होगी। अगर तुम्हारे शरीर से काल पदार्थ तो उसे देखकर घबराना मत, वह तुम्हारे शरीर की अशुद्धियां। इस गोली को लेने के बाद तुम्हें फर्क पता चल जाएगा। और इस गोली को मैंने भी लिया है। अथर्व झूठ बोलते हो जाता है जिससे आदित्य को यकीन हो जाए, और इसी के कारण तुम मेरे शरीर में कितने बदलाव देख सकते हो और मैं पहले से भी हैंडसम हो गया। अथर्व की बात सुनकर आदित्य काफी एक्साइटेड हो जाता है, पर अचानक से उसका चेहरा ये बात अथर्व भी नोटिस कर लेता है और आदित्य से पूछता है, अब तुम्हें क्या हुआ? ये गोलियां तो तुम्हारे लिए है, मैं कैसे ले सकता हूँ, और यह काफी महंगी भी है। फिर अथर्व आदित्य से करता है, मेरे पास और भी बहुत सारी है, और महंगी है या सस्ती इसकी चिंता तो मत कर। अगर तुम मुझे भाई मानते हो, अपना सच्चा दोस्त मानते हो, तो इन गोलियों को रखना और जल्दी से घर जाओ। अथर्व की बात सुनकर आदित्य भी कुछ नहीं करता, फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। और अथर्व भी अपने घर का दरवाजा खोलना है, साइकिल को सही जगह खड़ी करके घर के अंदर जाता है। अपने कमरे में जाकर सबसे पहले बैग रखता है। फिर अथर्व अपना फोन उठाकर शिवांगी को मैसेज करता है, जल्दी से मेरे घर पर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। शिवांगी भी अथर्व के मैसेज को देखकर काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो जाती है और जैसे ही पति है, अथर्व का मैसेज क्या सरप्राइज है पहले बताओ। फिर अथर्व कहता है, ये तो तुम्हें घर आने के बाद ही पता चलेगा। ये बोलने के बाद आदर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। फैंसी शिवांगी करो की बात सुनकर पहले तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, पर सरप्राइज के बारे में सोचकर काफी ज्यादा एक्साइटेड इससे अपने कमरे में जाती है और अथर्व के घर जाने के लिए तैयार होने लगती है। अथर्व का घर। अथर्व कुछ ही समय में फ्रेश होकर अपने कमरे में आता है, फिर पर अच्छे से कपड़े शिवांगी के पसंद के अथर्व पहन लेता। मेहरून कलर के शर्ट और ब्लैक पेंट में अथर्व काफी ज्यादा एक्टिव लग रहा था। कुछ ही देर में अथर्व रेडी हो जाता है।
फिर अपने फोन को लेकर बेड पर बैठ जाता है और अथर्व ने जो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की थी आज उसकी वैल्यू बढ़कर 20 करोड़ रुपए हो चुकी है। मुझे देखकर अथर्व काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। सिस्टम के इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ अमाउंट को अपने बैंक में विड्रॉ सिस्टम के इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ अमाउंट को अपने बैंक में विड्रॉल करता है और फिर सिस्टम के इंस्ट्रक्शन के अनुसार बाकी के अमाउंट को की पूरे 18 करोड़ है फिर से इन्वेस्ट कर देता है। फिर अपने कमरे से निकाल कर अथर्व नीचे आता है और किचन में आकर अपने लिए और शिवांगी के लिए खाना बनाने लगता है। कुछ ही देर में खाना बनाकर रेडी हो चुका है तभी आता रुको अपने घर के बाहर कार रोकने की आवाज सुनाई देती और अथर्व को पता चल जाता है कि यह शिवांगी ही होगी। कुछ ही देर में था सारा खान डाइनिंग टेबल पर लगा देता है और शिवांगी भी कार को सही जगह पर खड़ी करके अथर्व के घर के अंदर दाया पैर रखकर आती है। जैसे ही अथर्व शिवांगी को देखा है जल्दी से दौड़कर अचानक से अथर्व शिवांगी गले लगा लेता है। पहले तो शिवांगी हैरान हो जाती है अथर्व के अचानक से गले लगाने से। फिर शिवांगी भी अथर्व को गले लगा लेते हैं। दोनों कुछ देर यूं ही गले लगे रहते हैं। फिर अथर्व शिवांगी से अलग होता है और शिवांगी से कहते हैं पहले तुम किचन में जाकर हाथ मुंह धुल लो फिर हम दोनों साथ मिलकर खाना खाएंगे और तुम्हें खाना खाने के बाद एक सरप्राइज भी दूंगा। क्या सरप्राइज देने वाला है अथर्व शिवांगी को? शिवांगी कैथरो के घर आने के बाद दोनों के बीच होगा कुछ रोमांस। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH25 शिवांगी ने खाए गोली अथर्व की किस। अब आगे अथर्व और शिवांगी कुछ देर में खाना खा लेते हैं। फिर सभी बर्तनों को अथर्व उठाकर किचन में ले जाता है। शिवांगी भी अथर्व के पीछे आती है और उन्हें क्लीन करने में अथर्व की मदद करती है। अथर्व शिवांगी के साथ बर्तन क्लीन करते हुए फ्लर्ट कर रहा था। शिवांगी से कहता है तुम घर के काम करते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। फिर अथर्व शिवांगी को चढ़ाते हो कहते हैं हर लड़के का ये सपना होता है स्कूल टाइम में कि स्कूल की सबसे खूबसूरत टीचर एक बार जिंदगी में उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए और सबसे खूबसूरत जो लगती है स्कूल टाइम में वह सिर्फ टीचर ही होती है, उसके आगे सभी लड़कियां चाय कम पानी है। अथर्व की यह बात सुनकर शिवांगी बर्तन क्लीन करते हुए कहती है कितनी गंदी सोच तुम सबकी। फिर अथर्व शिवांगी से कहते हैं हमारी सोच गंदी नहीं है, जब टीचर ही खूबसूरत हो हम क्या कर सकते हैं। बाकी एक चीज तो शिवांगी तुमने सुनी होगी कि प्यार में कभी उम्र मायने नहीं रखती और हम सभी लड़के टीचर के बारे में कभी भी गंदा नहीं सोचते, हम तो सिर्फ एक मोटिवेशन मानकर अच्छे से पढ़ते हैं। फिर शिवांगी है अथर्व कहती है तुम्हारी ये फिलॉसफी बंद करो, सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं इन्हें अच्छे से रखो और मुझे बताओ क्या सरप्राइज है मेरे लिए। फिर अथर्व शिवांगी से करता है तुम जाकर सोफे पर बैठो मैं बस अभी आता हूँ। शिवांगी भी ज्यादा सवाल नहीं करते आधार पूजन में सारे बर्तन रख देता है और शिवांगी जाकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ समय बाद अथर्व शिवांगी के पास आता है और शिवांगी से कहता है शिवांगी क्या तुम एक्स्ट्रा कपड़े लाए हो अपने लिए। शिवांगी भी आता उसे करती है हाँ तुमने बताया था इसलिए मैं एक ड्रेस लेकर आ गई, कार में रखी है तुम कहो तो मैं भी ले आती हूँ। अथर्व शिवांगी से कहता है जल्दी लेकर आओ। फिर शिवांगी भी बिना किसी सवाल के घर से बाहर निकल जाती है और अपनी कार से अपने लिए कपड़े लेकर आ जाती है। फिर अथर्व शिवांगी से कहते हैं मेरे पीछे आओ। शिवांगी तरफ से करती है इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो, जल्दी बताओ ना क्या सरप्राइज मेरे लिए। इतना बोलकर शिवांगी अथर्व के पीछे पीछे चली जाती है। कुछ ही समय में दोनों अथर्व के कमरे में पहुंचते हैं। अथर्व अपने कमरे में आने के बाद शिवांगी से उसके कपड़े लेता है, उनका संभालकर सोफे पर रख देता है। फिर अथर्व अपने बैग से बॉडी रिफाइनिंग की गोलियों की छोटी सी बोतल निकलता है, उसमें से एक गोली निकालकर अथर्व शिवांगी को देता है और शिवांगी को उस गोली के बारे में बताते हुए कहता है तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हारे शरीर में जो कमजोरी है, जो अशुद्धियां कुछ हद तक तुम्हें ठीक करने में काम आएगी, कुछ हद तक तुम्हें ठीक करने में काम आएगी और यह सब पता तो तुम्हें ये गोली लेने के बाद ही चलेगा। अथर्व की बातें सुनने के बाद शिवांगी बिना कुछ सवाल किया वह गोली ले लेते हैं। अथर्व शिवांगी से कहते हैं तुम्हारे पेट में थोड़ी सी जलन हो सकती है और जैसे ही यह गोली अपना असर दिखना शुरू करेगी तुम्हारे शरीर में जितनी भी अशुद्धियां हैं वह तरल पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाएगी। बॉडी रिफाइनिंग गोली लेने के कुछ समय बाद शिवांगी को पेट में जलन होने लगती है और साथ में कुछ ही देर में शिवांगी के शरीर से काले रंग का तरल पदार्थ भी निकलने लगता है जिससे हल्की हल्की बदबू भी आ रही थी। यह देखकर शिवांगी काफी हैरान हो जाती है कि मेरे शरीर में इतनी गंदगी है और मुझे ही नहीं पता। फिर आदर्श शिवांगी से कहते हैं तुम नीचे जमीन पर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। शिवांगी भी बिना कुछ सवाल किया ध्यान मुद्रा में नीचे जमीन पर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ समय तक शिवांगी नीचे बैठी रहती है। करीबन आधे घंटे तक शिवांगी के शरीर से तेजी से काले रंग का तरल पदार्थ निकलने लगता है, काफी ज्यादा मात्रा में। कुछ देर बाद शिवांगी के शरीर से तरल पदार्थ निकलना बंद हो जाता है। फिर धरो शिवांगी से करता है अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो और जैसी ही शिवांगी अपने आप को देखते हैं आंखें खोलने के बाद तो काफी ज्यादा चौंक जाती क्योंकि शिवांगी के शरीर पर काले रंग की अशुद्धियों की एक मोटी परत जिससे काफी बदबू भी आ रही थी। फिर अदब शिवांगी से करता है अपनी सोच से बाहर आओ और जल्दी से बाथरूम में जाकर खुद को क्लीन करो और तब तक मैं ये जो कल पदार्थ फर्श पर बिखरा है इसे साफ कर देता हूँ। शिवांगी भी बिना कुछ सवाल किया बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। तब तक आधार एक साफ कपड़ा लेकर नीचे जाकर थोड़ा सा बाल्टी में पानी लाता है और उन अशुद्धियों को क्लीन कर देता है। वही बाथरूम में आने के बाद शिवांगी सबसे पहले अपने कपड़े निकालती है, शावर को ऑन करने के बाद पानी से खुद को क्लीन करती है। करीबन आधे घंटे तक नहाने के बाद शिवांगी पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं और जो कपड़े शिवांगी ने निकाले थे उन्हें पानी का नल चालू करके उनके नीचे रख देती है और कुछ ही समय उन कपड़ों से सड़क काल पदार्थ बह जाता
शिवांगी टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आती है क्योंकि शिवांगी ने अपने कपड़े बाहर ही छोड़ दिए थे। जैसे ही अथर्व को बाथरूम का दरवाजा खोलने की आवाज आती है, फिर अथर्व जैसे ही बाथरूम की तरफ अपने नजरें करता है, शिवांगी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अथर्व का हैरान होना भी लाजमी था। एक तो शिवांगी टॉवल में, दूसरा बॉडी रिफाइंड गोली लेने के बाद शिवांगी पहले से भी खूबसूरत हो गई थी और हल्के गर्म पानी से नहाने से शिवांगी की बॉडी भी हल्की लाल हो गई थी, जिसमें शिवांगी काफी खूबसूरत लग रही थी। फिर अथर्व सोफे से उठता है और अपने कदम शिवांगी की तरफ बढ़ा देता है। शिवांगी के पास जाने के बाद शिवांगी को मिरर के पास ले जाता है शिवांगी का हाथ पकड़कर, और जैसे ही शिवांगी खुद को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। शिवांगी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और काफी एनर्जेटिक भी लग रही थी और शरीर में काफी ऊर्जा भी महसूस हो रही थी। फिर आदर्श शिवांगी से कहते हैं, कैसा लगा मेरा गिफ्ट। फिर शिवांगी अथर्व की आवाज से अपनी हैरानी से बाहर आती है और अथर्व शिवांगी से कहते हैं, मैंने तो तुम्हें अपना गिफ्ट दे दिया, अब तुम मेरा गिफ्ट दो। फिर शिवांगी तारों से पूछता है, तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। फिर रतन शिवांगी से कहते हैं, वह मैं अपने आप ले लूंगा, बस तुम मेरा साथ देना। फिर अथर्व शिवांगी को अपनी तरफ पलटता है और अथर्व की नजर शिवांगी के कोमल मुलायम होठों पर ठहर जाती है, जिसके ऊपर अभी भी कुछ पानी की बूंदें लगी हुई थी जो बिल्कुल किसी क्रिस्टल की तरह लग रही थी। फिर अथर्व पानी को कमर से पकड़कर एक हाथ से दूसरा हाथ उसके गर्दन के पीछे ले जाता है और अपने होठ शिवांगी के कोमल मुलायम होठों पर रख देता है और काफी प्यार से शिवांगी को किस करने लगता। शिवांगी भी अथर्व का किस में साथ देने लगती है। अथर्व के हाथ शिवांगी की कमर से होते हुए पूरे शरीर पर चल रहे थे और शिवांगी को काफी पैशनेटली किसी भी कर रहा था। फिर आदर्श शिवांगी के मुंह को अपने होठों से खोलता है, अपनी जीभ को शिवांगी के मुंह में इंटर करता है। अथर्व शिवांगी के पूरे मुंह में अपनी जीभ चला रहा था। अथर्व को शिवांगी के मुंह का टेस्ट काफी अच्छा लग रहा था। ये किस करीबन 30 मिनट तक चलती है। जब शिवांगी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब अथर्व शिवांगी से अलग होता है और शिवांगी तेज तेज सांस लेने लगती है। कुछ ही देर में शिवांगी नॉर्मल हो जाती है। फिर अचानक से शिवांगी को गर्मी लगने लगते हैं, शिवांगी का पूरा शरीर लाल हो जाता है। शिवांगी के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या बॉडी रिफाइनरी के साइड इफेक्ट है या फिर शिवांगी को कोई और दिक्कत हुई है? जानेंगे कहानी में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH26 अथर्व और शिवांगी का रोमांस। अब आगे। किस करने के बाद जैसे ही शिवांगी और अथर्व दोनों अलग होते हैं, कुछ ही देर में शिवांगी नॉर्मल हो जाती है, पर अचानक से शिवांगी को गर्मी लगने लगते हैं। शिवांगी का पूरा शरीर लाल हो जाता है। शिवांगी के शरीर का लाल होने का कारण और अचानक से शिवांगी को गर्मी लगना, इसका कारण है शिवांगी के शरीर में जो लव ड्रग है वो एक्टिव हो गया। शिवांगी की हालत को देखते हुए अथर्व सिस्टम से कहता है, शिवांगी की बॉडी को स्कैन करो और शिवांगी को क्या हुआ है यह मुझे बताओ। कुछ ही देर में सिस्टम शिवांगी के शरीर को स्कैन करता है और अथर्व को बताता है, होस्ट शिवांगी में शरीर में लव ड्रग एक्टिव हो गया है। अथर्वेश होता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जैसे ही शिवांगी के शरीर में लव ड्रग एक्टिव होता है, शिवांगी काफी वाइल्ड होती है। अथर्व अपनी ही सोच में था कि शिवांगी अथर्व के पास आते हैं और उसके होठों पर अपनी होठ रखकर अथर्व के होठों को कभी चुस्ती कभी वाइट करती अथर्व में शिवांगी का किस साथ देने लगता है। फिर अथर्व शिवांगी को किस करते हुए ही बेड पर लिटा देता है और कुछ शिवांगी के ऊपर लेट जाता है और प्यार से किस करने लगता है। शिवांगी अथर्व की किस काफी पैशनेट हो गई थी। जब शिवांगी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब अथर्व शिवांगी फिर दोनों काफी तेज सांस लेने लगते हैं। कुछ देर में दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। फिर शिवांगी अपने स्तन पर हाथ रख अथर्व से कहती है, शिवांगी मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो ना। फिर अथर्व शिवांगी की गर्दन के पास आकर गर्दन पर अपने होठ रख देता है और प्यार से किस करने लगते हैं और साथ में वाइट भी करता है, जिससे शिवांगी की दर्द भरी सिसकियां निकालने लगती है। फिर अथर्व शिवांगी गर्दन से होते हैं शिवांगी की स्तन तक आता है। सबसे पहले प्यार से शक करता है और एक हाथ से दूसरे स्तन को सहला रहा है, साथ में बाइट में करता है, जिसने शिवांगी को दर्द में आराम भी मिलता है और दर्द भरी सिसकियां भी नहीं रही है। फिर अथर्व कुछ देर शिवांगी के साथ और रोमांस करने के बाद शिवांगी के पैरों को फैलाता है। फिर शिवांगी के प्राइवेट पार्ट में इंटर करता है। जैसे ही अथर्व शिवांगी के प्राइवेट पार्ट में इंटर करता है, शिवांगी 2 इंच ऊपर उठ जाती है और साथ में एक दर्द भारी चीख शिवांगी के मुंह से निकलती है। फिर शिवांगी अथर्व से कहती है, यू मॉन्स्टर, आराम से, दर्द हो रहा है। फिर अथर्व शिवांगी से प्यार से कहता है, कुछ टाइम और बर्दाश्त कर लो, फिर ठीक हो जाएगा। फिर अथर्व अपने मोमेंट स्टार्ट करता है। कुछ समय तक तो शिवांगी को दर्द होता है। फिर शिवांगी की प्यार भरी हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगती है। अथर्व अलग अलग पोजीशन में शिवांगी के साथ संबंध बनाता है। ऐसे ही 1.5 घंटे तक रोमांस करने के बाद शिवांगी अथर्व से कहते हैं, अथर्व अब मैं थक गई हूँ काफी, अभी तो रुक जाओ। फिर अथर्व शिवांगी से कहते हैं, अभी तो मैंने शुरू, और यह बोलने के बाद प्यार से शिवांगी के होठों चुमता है। फिर शिवांगी के साथ अलग अलग पोजीशन में रोमांस करने लगता है, जिससे शिवांगी की जोर जोर से की सिसकियां निकलने लगी है। करीबन 4 घंटे तक रोमांस करने के बाद अथर्व शिवांगी से अलग होता है और प्यार से शिवांगी के माथे के बाद शिवांगी को अपने करीब खींचकर दोनों आराम से सो जाते हैं, क्योंकि रोमांस करने के बाद दोनों ही काफी थक गए थे। कुछ ही समय में दोनों नींद के आप उसमें चले जाते हैं। रात के 8 बजे अचानक से जब शिवांगी करवट लेती है, प्राइवेट पार्ट में हल्के दर्द के कारण शिवांगी की नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद शिवांगी अथर्व को देखते हैं तो बड़े ही प्यार से सो रहा था। फिर शिवांगी अथर्व को देखते हुए कहते हैं, अब तो देखो बिल्कुल बच्चों की तरह सो रहा है, जब रोमांस की बारी आती है तब तो बिल्कुल वाइल्ड टाइगर बन जाता है। इतना कहने के बाद शिवांगी पड़ेगी प्यार से उतर को देखने लगती है। सोते हुए अथर्व कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। अथर्व को देखते हुए शिवांगी को अथर्व के साथ मस्ती करने का मन करता है, क्योंकि आज रात परेशान किया तो अथर्व से उसका बदला देने का सोचती है।
चादर में हाथ डालकर शिवांगी अथर्व के प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगती है। ऐसा ही शिवांगी को समय तक करते हैं, फिर अचानक से अथर्व की नींद खुल जाती है। शिवांगी जैसे ही अथर्व का चेहरा देखते हैं तो हंसने लग जाती है। अथर्व भी समझ जाता है कि ये शिवांगी की ही शरारत है। फिर अथर्व शिवांगी के चेहरे को देखते हुए वार्निंग भरे लहजे में कहता है, शिवांगी ऐसा मत करो, तुम्हें ये करने का बाद में पछतावा होगा। शिवांगी अथर्व की बात पर ध्यान नहीं देती और अथर्व को चिढ़ाने के लिए हंसने लगती है। अभी अथर्व और शिवांगी की रोमांटिक नोक-झोंक चल ही रही थी। अचानक से अथर्व चादर को हटाकर शिवांगी की कमर पकड़कर अपने ऊपर बिठा देता है, जिससे शिवांगी एकदम से अथर्व के एक्शन से चौंक जाती है। फिर अथर्व शिवांगी को गर्दन से पकड़ता है और प्यार से शिवांगी के होठों को चूमता है। कुछ देर किस करने के बाद दोनों अलग होते हैं। शिवांगी और तक दोनों है तेरी तरह सांसें लेते हैं। कुछ देर में दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। अचानक से शिवांगी को अपने पैरों के बीच में कुछ चुभता हुआ महसूस होता है। जैसे ही शिवांगी नीचे देखने वाली होती, अचानक से अथर्व शिवांगी से कहते हैं, अब तुम ही मुझे सेटिस्फाई करोगी, तुम्हारी वजह से ही मुझे प्रॉब्लम हुई है। शिवांगी अथर्व की बात सुनकर हंसने लगती है, और तुमने जो मुझे परेशान की है उसका क्या। ये सुनकर शिवांगी को अपने ऊपर से 2 से 3 इंच ऊपर उठता है। अथर्व फिर अपने प्राइवेट पार्ट से शिवांगी के प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है। ये देखकर शिवांगी अथर्व से कहती है, अथर्व ऐसा मत करो। कुछ ही देर में शिवांगी आधार पर ऐसा करने से मदहोश होने लगती है। फिर अचानक से अथर्व अपने प्राइवेट पार्ट को शिवांगी के प्राइवेट पार्ट में इंटर करता है। शिवांगी को कंधे से पकड़कर प्राइवेट पार्टी के ऊपर बैठा देता है। अथर्व के अचानक से ऐसा करने से शिवांगी की दर्द भारी चीख निकल जाती है। फिर शिवांगी अथर्व से कहती है, यू मॉन्स्टर आराम से नहीं कर सकते क्या। इतना कहने के बाद फिर शिवांगी अपनी मूवमेंट स्टार्ट करती है। शिवांगी काफी वाइल्डली अथर्व के साथ रोमांस करती है। ऐसे ही करीब 4 से 5 घंटे रोमांस करने के बाद दोनों थककर चूर हो जाते हैं। फिर शिवांगी अथर्व की चेस्ट पर सर रखकर बच्चों की तरह अथर्व को पकड़कर सो जाती है। आधार विकास कर अपनी बाहों में शिवांगी को पकड़ के अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में दोनों नींद की आवाज में चले जाते हैं। क्या शिवांगी की बीमारी बॉडी रिफाइनिंग गोली लेने के कारण ठीक हो गई है, और क्या अर्थ है 20 करोड़ रुपए से अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा। रोमांस करने के बाद अथर्व के साथ क्या हालत होगी शिवांगी की, सुबह जानने के लिए पढ़ते रहिए माई आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH27 किचन रोमांस। अब आगे। सुबह 9 बजे सबसे पहले शिवांगी की नींद खुलती है। खुद को अथर्व के ऊपर सोया देखकर शिवांगी अथर्व को प्यार से निहारने लगती है। सबसे पहले अथर्व के माथे प्यार से चलती है और होठों पर एक लाइट किस करती है। जब शिवांगी उठने की कोशिश करती है, देखती है कि अथर्व ने अपने दोनों हाथ कसकर शिवांगी की कमर पर लपेटे हुए। शिवांगी जब उठने के लिए स्ट्रगल करती है और अपने हाथ अथर्व की कमर से हटाने की कोशिश करती है तो हटाने नहीं पाती, क्योंकि यह सब तो पहले ही उठ गया था। वो तो बस शिवांगी को परेशान कर रहा था। जब शिवांगी काफी देर कोशिश करती है और अथर्व के ऊपर से हट नहीं पाती, अचानक से नीचे झुककर अथर्व की गर्दन पर बाइट कर लेते हैं। दर्द के कारण अथर्व अपनी आंखें खोल देता है और अथर्व के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। ये देखकर शिवांगी क्यूट सा फेस बना लेती है। जब अथर्व शिवांगी के चेहरे को देखते हैं, हल्की हल्की सूरज की रोशनी खिड़की से होते हुए शिवांगी के चेहरे पर पड़ रही थी, जो शिवांगी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। अचानक से अथर्व शिवांगी को पलट कर अपने नीचे कर लेते हैं और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अथर्व के इस एक्शन से शिवांगी एकदम हैरान हो जाती है, और जैसे ही अथर्व शिवांगी की होठों की तरफ हमने होंठ बढ़ने लगता है, ये देखकर शिवांगी करती है, तुम अभी नींद से जाकर और तुमने ब्रश भी नहीं किया, ऐसा मत करो, ये बहुत ही अनहेल्थी होता है। शिवांगी आगे भी कुछ बोलने वाली थी, तब तक शिवांगी के होठों पर अपने होंठ रख देता है और प्यार से किस करने लगता है। कुछ ही मिनट में दोनों किस काफी पैशनेट हो गई थी। जब शिवांगी का सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो अथर्व शिवांगी से अलग होता है, पर शिवांगी को अपने से दूर नहीं करता। जैसे ही शिवांगी नॉर्मल होती है, शिवांगी को कोई सख्त चीज चुभते हुए महसूस होती है, जिसे महसूस करके शिवांगी किया के हैरानी में बड़ी हो जाती है। फिर अथर्व से करती है, यू मॉन्स्टर, तुम्हारी भूख अभी भी शांत नहीं हुई। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे पेट में अभी भी हल्का दर्द हो रहा है। शिवांगी रहती है, हटो मेरे ऊपर से। शिवांगी की सारी बातें सुनने के बाद अथर्व हंसने लगते हैं। देखकर शिवांगी काफी चिढ़ जाती है। फिर अथर्व शिवांगी से कहता है, ये तो मेरी 50% से भी कम ताकत है, तब तुम्हारा क्या होगा अगर मैं अपनी सारी ताकत रोमांस करने में उसे कर दी। फिर शिवांगी भी अथर्व को गुस्से में जवाब देती है, 1-2 और गर्लफ्रेंड रख लेना, मुझे नहीं बर्दाश्त होगा तुम्हारा इतना ज्यादा रोमांस। अथर्व भी हंसते हुए कहता, सोच लो, फिर कहीं बाद में पछताना ना पड़े। शिवांगी भी कहती है, सोच लिया मैंने, अब तुम हटो मेरे ऊपर से, मुझे फ्रेश होना है। फिर जैसे ही शिवांगी उठने वाली होती है, बेड से अचानक से एक तेज दर्द की लहर पूरे शरीर में दौड़ जाती है, जिस कारण शिवांगी की चीख निकल जाती है। फिर अथर्व शिवांगी के दर्द भरी आवाज सुनकर शिवांगी के पास आता है। फिर शिवांगी अथर्व से कहती है, यू मॉन्स्टर कहीं के, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें पता है अब मुझे कितना पेन हो रहा है, अब तुम्हें ऐसे ठीक करोगे। सबसे पहले अथर्व शिवांगी को वापस से बेड पर बिठाता है, फिर खुद नीचे उतरकर अपने बैग में से बॉडी रिफाइनिंग की गोली शिवांगी के पास आता है और शिवांगी का वह गोली खाने को बोलता है। शिवांगी भी बिना कुछ सवाल किए गोली खा लेती। बॉडी रिफाइनिंग गोली लेने के कुछ समय बाद शिवांगी को हल्की सी जलन होती है, फिर कुछ ही देर बाद आराम मिलना भी शुरू हो जाता है। फिर अथर्व शिवांगी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर जाता है और शिवांगी को बाथरूम में खड़ा कर देता है। कुछ ही समय में बॉडी रिफाइनिंग गोली का असर होता है और शिवांगी के शरीर से काले रंग की अशुद्धियां निकलनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय तक काले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। जैसे ही गोली का असर खत्म होता है, फिर अथर्व शावर ऑन करता है और शिवांगी को उसके नीचे खड़ा कर देता है। कुछ ही समय में शिवांगी के शरीर की सारी अशुद्धियां पानी से साफ हो जाती है।
फिर दोनों साथ में नहाने लगते हैं और साथ में हल्का सा रोमांस भी करते हैं। करीबन आधे घंटे में दोनों फ्रेश हो जाते हैं। फिर शिवांगी टॉवल लपेटकर सबसे पहले बाथरूम से बाहर आती है। फिर अथर्व भी बाहर आता है। फिर रूम में ही दोनों कपड़े चेंज करते हैं और कुछ ही देर में रेडी हो जाते हैं। फिर शिवांगी है, सबसे मुझे बहुत भूख लगी है, कल रात को भी हमने कुछ नहीं खाया था। फिर धर्म, कैसे, चलो नीचे साथ मिलकर बनाते हैं ब्रेकफास्ट। कुछ ही देर में दोनों नीचे आ जाते हैं। दोनों एक साथ किचन में इंटर करते हैं। शिवांगी दोनों ओह साथ मिलकर खाना बनाते हैं। करीबन 50 मिनट के अंदर 3 से 4 सब्जियों बनाकर रेडी हो जाती है। साथ में चावल और रोटी भी बना लेते हैं। कुछ ही देर में दोनों साथ मिलकर खाने को डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं। खाना डाइनिंग टेबल पर लगने के बाद सबसे पहले अथर्व बैठता है और जैसे ही शिवांगी अपने चेयर पर बैठने वाली होती है, अथर्व शिवांगी को कमर से पकड़ता है और अपनी गोद में बैठा लेता है। ये देखकर शिवांगी करती है, तुम्हारा ये हर बार का, जब भी हम कहीं खाना खाने जाते हैं तुम यही करते हो, मुझे आराम से खाना खाने दो। तुम तो कहीं नहीं रुकते, कमरे में रोमांस, बाथरूम रोमांस और किचन में भी, और अब डाइनिंग टेबल पर भी स्टार्ट हो गए। शिवांगी की यह बात सुनने के बाद है थोड़ा हंसने लगता है। फिर अथर्व कहता है, यही प्यार से मोमेंट तुम्हें मेरी याद दिलाते रहेंगे जब भी तुम खाना खाओगे, कोई भी काम करोगी। कुछ प्यारी सी नोक झोंक करने के बाद दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाइट अथर्व शिवांगी को खिला है, फिर शिवांगी भी अथर्व को खिलाते हैं। इसी तरह आधे घंटे दोनों प्यार से अपना खाना खत्म करते हैं। खाना खत्म होने के बाद फिर अथर्व शिवांगी से कहते हैं, खाना तो हमने खा लिया पर अभी स्वीट डिश भी बाकी। फिर अथर्व शिवांगी अपने बिल्कुल सामने बैठता है और प्यार से शिवांगी की होठों पर एक प्यारी सी किस करता है। फिर कुछ देर की किस के बाद शिवांगी के मुंह को खोलकर अपने जीभ इंटर करता है। अपनी जीभ से शिवांगी के पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। जब शिवांगी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तब अथर्व शिवांगी से अलग होता है। किस करने के कारण शिवांगी का पूरा चेहरा लाल हो गया था, जिसमें शिवांगी और भी खूबसूरत लग रही थी। फिर दोनों कुर्सी से उठते हैं और बर्तनों को किचन में ले जाते हैं। फिर दोनों साथ मिलकर बर्तन क्लीन करते हैं। जब कुछ बर्तन रह जाते हैं तो अथर्व हाथ धोकर और साफ कपड़े से हाथों को अच्छी तरह साफ करके शिवांगी के पीछे आता है। शिवांगी अभी भी बर्तन क्लीन करने में लगी हुई थी। अथर्व शिवांगी के पीछे जाकर अपने हाथों को शिवांगी की कमर पर रखता है और बिल्कुल शिवांगी के साथ चिपक कर खड़ा हो जाता है। अथर्व प्यार से सबसे पहले शिवांगी के शरीर की खुशबू अपने अंदर इन्हेल करता है और फिर पूरे शरीर पर अपने हाथ चलने लगता है और साथ में शिवांगी के साथ मस्ती। शिवांगी बार बार अथर्व को ये सब करने से मना करती है। अथर्व नहीं मानता। शिवांगी ने अभी तक सारे बर्तन क्लीन कर शिवांगी अथर्व से कहती है, अब छोड़ो मुझे जाना। फिर अथर्व शिवांगी से कहते हैं, बस 2 मिनट। फिर धर्म शिवांगी से अलग होता है। फिर शिवांगी अथर्व से कहती है, तुम्हारे कमरे में मेरा पर्स रखा होगा और साथ में कपड़े भी ले आना, वह कल वाले। शिवांगी सोफे पर बैठ जाती है। आधार शिवांगी के बैग और कपड़े लेने अपने कमरे में चला जाता है। कुछ ही देर में शिवांगी के बैग और कपड़े लेकर अथर्व आता है। शिवांगी जब बाथरूम में फ्रेश होने गई तभी शिवांगी ने कपड़े वॉश कर दिए थे। फिर अथर्व शिवांगी को सारा सामान देने के बाद अपने घर से बाहर छोड़ने जाता है। शिवांगी कार में बैठने के बाद अथर्व से कहती है, अपना ख्याल रखना। और हाँ, एक बात तो मैं तुमको बताना भूल गई कि आज स्कूल की छुट्टी है। फिर शिवांगी अपने घर के लिए निकल जाती है और अथर्व भी अपने घर आ जाता है और ए जतारा हॉस्पिटल जाने की सोचता है। क्या अथर्व बॉडी रिफाइनिंग गोली से अपने पापा को ठीक कर पाएगा? और क्या अथर्व और अवनी फिर से मिलने वाले हैं? और क्या होगी दोनों की लव स्टोरी की? और क्या अथर्व आगे अपना कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाला है? जानने के लिए पढ़ने रहिए माई आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH28 अथर्व ने कमाए 50 करोड़। अब आगे। अथर्व अपने घर में आने के बाद कमरे में जाता है और अपना मोबाइल लेकर सोफे पर बैठ जाता है। फिर अथर्व अपनी इन्वेस्टमेंट देखने लगते हैं। 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो मार्केट में, आज उसकी वैल्यू बढ़कर 50 करोड़ हो गई है। ये देखकर अथर्व कहां से खुश हो जाता है। फिर कुछ पैसे को निकाल कर बाकी की अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए अथर्व सिस्टम से पूछता है, अब कौन सी क्रिप्टो करेंसी में बाकी के पैसे इन्वेस्ट करने हैं। फिर सिस्टम अथर्व से करता है, होस्ट कुछ वक्त का वेट कीजिए, मैं आपको अभी बता देता हूं। फिर सिस्टम अथर्व को 3 क्रिप्टो करेंसीज बताता है जिनमें अथर्व 45 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देता है। ये काम कंप्लीट करने के बाद अथर्व अपने कमरे से निकाल कर किचन में जाता है और अपनी मम्मी पापा के लिए हल्दी सा खाना बनाने लगता है। कुछ ही देर में सारा सामान रेडी करके खाना बनाने लग जाता है। करीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद अथर्व खाना बना लेता है। फिर खाने को पैक करता है। अपने कमरे में जाकर बॉडी रिफाइनिंग गोली और साथ में अपनी कुछ जरूर का सामान ले लेता कुछ ही देर में और खाने का बॉक्स लेकर अपने घर को लॉक करके अस्पताल के लिए निकल जाता है। अथर्व ने जो टैक्सी बुक की थी वह भी कुछ भी देर में आ जाती है। करीबन 1 घंटे के बाद अस्पताल पहुंच जाता है। कॉरिडोर से होते हुए अथर्व लेफ्ट में जाता है। कुछ ही देर में रूम नंबर 35 के आगे पहुंच जाता है। जैसे ही अथर्व विप बोर्ड के अंदर जाता है तो देखा है अनीता जी सोफे पर आराम कर रही है, वीर प्रताप सिंह आराम कर रहे हैं। जैसे ही अनीता जी अथर्व को देखते हैं जल्दी से आदर के पास जाकर अथर्व को गले लगा लेती है। फिर अथर्व अनीता जी से कहता है, मां मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूं। सबसे पहले अनीता जी वीर प्रताप सिंह को जगाती है। अथर्व सोफे पर बैठ जाता है। वीर प्रताप सिंह जी अथर्व का हाल चाल पूछते हैं, कैसे हो बेटा तुम? अथर्व भी अपने पापा से कहता है, ठीक हूँ पापा मैं, आपकी तबीयत अब कैसी है? अब पहले से अच्छी है बेटा। अनीता जी बाथरूम में जाकर हाथ धोकर आता है। जब खाने का बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर अनीता जी और वीर प्रताप सिंह दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं क्योंकि अथर्व जब खाना लेकर आया 12 बजे से 12:30 का टाइम हो चुका था। कुछ ही देर में दोनों अपना खाना खाकर अथर्व से बात करने लग जाते हैं।
फिर अथर्व अनीता जी से कहता है, माँ मैं आप दोनों के लिए एक गोली लेकर आया हूँ जिससे आपके शरीर में जो भी कमजोरी है वह दूर होगी और काफी ताकत भी मिलेगी और साथ में आप अपनी उम्र से काफी ज्यादा एक्टिव हो जाओगे। जैसे कि उम्र के साथ आपने देखा होगा पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये प्रॉब्लम आती है और काम करने में दिक्कत होती है, इस गोली से यह सभी दूर हो जाएगी। फिर अथर्व अपनी पॉकेट से 2 गोलियां निकालकर एक अनीता जी को देता है और दूसरी गोली वीर प्रताप सिंह को देता है। फिर अथर्व कहता है अनीता जी से, माँ आप इस गोली को खा लीजिए, कुछ ही देर में आपके शरीर से अगर गंदगी निकले और थोड़ी बहुत जलन हो तो उसे बर्दाश्त करना और फिर फ्रेश होने बाथरूम में चले जाना। आधार पर कहे अनुसार अनीता जी को गोली खा लेती है, कुछ भी समय में उन्हें पेट में हल्की सी जलन होने लगती है। 4 से 5 मिनट बाद गोली अपना असर दिखाना 4 से 5 मिनट बाद गोली अपना असर दिखना शुरू करती है। अथर्व अनीता जी से करता है, माँ आप थोड़ी देर जमीन पर बैठ जाइए, जब पूरी तरह से पशुधन आपके शरीर से निकल जाएगी तब आप बाथरूम में फ्रेश होने चले जाना। जैसा अथर्व ने कहा अनीता जी वैसा ही करती है। कुछ ही समय में काफी सारी अशुद्धियां अनीता जी के शरीर से निकलती है जिससे काफी बदबू भी कुछ ही समय में काफी सारी अशुद्धियां अनीता जी के शरीर से निकलती है जिससे काफी बदबू भी आ रही थी। कुछ देर बाद गोली अपना असर दिखने खत्म करती है। फिर अथर्व अनीता जी से कहता है, माँ आप बाथरूम में चाहिए और फ्रेश हो जाइए। जैसे ही अनीता जी अपने आप को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, फिर बिना कुछ सवाल किया सीधा बाथरूम में चली जाती है। ये सब देखकर वीर प्रताप सिंह भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, ऐसा कभी उन्होंने पहले नहीं देखा था। फिर अथर्व उन्हें बताता है, पापा मैंने जो गोली आपको दी है यह उससे गोली का असर है जिससे शरीर में जितने भी गंदगी होती है वह निकल जाती है, जिससे आप काफी फ्रेश फील करते हो और शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती है। अथर्व की बातें सुनने के बाद वीर प्रताप सिंह काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, एक छोटी सी गोली का कितना असर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। करीबन आधे घंटे बाद अनीता जी बाथरूम से निकलती है। जैसी ही वीर प्रताप सिंह अनीता जी को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अनीता जी के चेहरे में ही खो जाते हैं, क्योंकि बॉडी रिफाइनिंग गोली लेने के बाद अनीता जी पहले से काफी खूबसूरत हो गई है। फिर अनीता जी सामने लगे मिरर से अपने आप को देखते हैं तो वह भी खुद को देखकर काफी ज्यादा है, क्योंकि उनके चेहरे पर पहले से काफी ज्यादा चमक देखने को मिल रही थी और पहले से ज्यादा खूबसूरत भी हो गई थी। अथर्व की आवाज से अनीता जी अपनी हैरानी से बाहर आती है और अथर्व उनसे कहता है, माँ ये सब जो अपनी गोली ली है उसका असर है। फिर अथर्व अपने पापा से करता है, पापा अब आप ये गोली खा लीजिए। वीर प्रताप सिंह भी गोली को खा लेते हैं और अथर्व की मदद से नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। कुछ ही समय में उनके पेट में जलन होने लगती है। समय बाद गोली अपना असर दिखाती है तो काफी भारी मात्रा में अशुद्धियां उनके शरीर से निकलने लगते हैं। करीबन 10 मिनट गंदगी निकालने के बाद अथर्व वीर प्रताप से कहता है, पापा अब आप बाथरूम में फ्रेश होने जा सकते हो। वीर प्रताप भी जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और अथर्व उसे गंदगी को साफ कपड़ा लेकर साफ कर देता है। करीबन आधे घंटे बाद वीर प्रताप सिंह फ्रेश होकर बाथरूम से निकलते हैं। जैसे ही अनीता जी वीर प्रताप सिंह को देखते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वीर प्रताप सिंह पहले से काफी हैंडसम लग रहे थे और चेहरे पर एक अलग की चमक थी जो कमजोरी 2 साल तक कोमा में रहने से शरीर में आई थी। अब वो पहले से काफी एनर्जेटिक लग रहे थे। वीर प्रताप सिंह जैसे ही अपने आप को मिरर में देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और साथ ही खुश भी वापस से आकर बेड पर लेट जाते और तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। क्या अब अथर्व की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है और क्या होगी शुरुआत अथर्व अवनी की लव स्टोरी की शुरुआत जानेंगे कहानी में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH29 अवनी लगी अथर्व के गले और अवनी की शिकायत। अब आगे अथर्व अनीता जी से पूछता है, माँ डॉक्टर साहब पापा को डिस्चार्ज कब करने वाले हैं अस्पताल से। फिर अनीता जी अथर्व से कहती, बेटा कल तो तुम्हारे पापा के सब लेटेस्ट होंगे और रिपोर्ट आने के अगले दिन डॉक्टर तुम्हारे पापा को डिस्चार्ज कर देंगे। अब तो बस 2 दिन की और बात है। अथर्व भी जाता है, ये तो बहुत खुशी की बात है माँ, सालों बाद पापा हमारे साथ होंगे घर पर। अनीता जी हाँ में जवाब देती है। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद अथर्व अपने पापा के बोर्ड से अनीता जी को अपना ख्याल रखने का निकल जाता है। अथर्व खाने का बॉक्स यहाँ पर छोड़ दिया था, कल फिर आएगा तो साथ ले जाएगा। थोड़ी देर तक कॉरिडोर में चलने के बाद अथर्व लिफ्ट में आ जाता है और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देता है। कुछ देर में अथर्व ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है और जैसे ही अथर्व कॉरिडोर से होते हुए अस्पताल से बाहर निकलने वाला होता है तभी अथर्व को पीछे से कोई आवाज देता है और साथ में अथर्व का नाम भी पुकारा रहा होता है। जैसे ही अथर्व अच्छे मोड़ पर देखा है काफी ज्यादा हैरान हो। अथर्व महारानी का कारण ये था, जो अथर्व को पुकार रहे थे वह और कोई नहीं अवनी खुराना थी। कुछ ही देर में अवनी अथर्व के पास आ जाते और तेजी से दौड़ते हुए सीधा जाकर अचानक से अथर्व के गले लग जाते हैं। जैसे आदर थोड़ा सा हैरान होता है, अवनी अथर्व के गले लगे हुए हैं। अथर्व से शिकायत करती है, तुमने उसे दिन मुझे झूठ बच्चों की तरह अथर्व से शिकायत कर रही थी अवनी। तुमने कहा था तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओगे, तुम उसे दिन के बाद आई नहीं। मैंने काफी इंतजार भी किया और ना ही तुमने मुझे अपना नंबर दिया, मैं तुमको फोन करके पूछ लेती तुम कब आओगे। अथर्व से काफी प्यारी आवाज में अपने शिकायत कर रहे थे। जैसे अवनी अथर्व को काफी क्यूट भी अथर्व से काफी प्यारी आवाज में अपने शिकायत कर रहे थे, जैसे अवनी अथर्व को काफी क्यूट भी लगा। फिर अथर्व अवनी से कहता है, आइसक्रीम तो मैं तुम्हें अब दिला दूंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम हॉस्पिटल में यहाँ क्या कर रही हो, तुम अकेली हो या फिर तुम्हारे साथ और कोई भी अस्पताल में। फिर अवनी अथर्व से करती है बच्चों वाली आवाज में, जिसमें वह बहुत ही क्यूट लग रही थी, तुम पहले मुझे एक एक करके सवाल पूछो जिसका जवाब मैं आराम से दूंगा, तुम्हारी तरह मैं बड़ी थोड़ी, मैं तो अभी छोटा हूँ। अस्पताल में दादाजी के साथ में चेकअप करवाने आई थी। दादाजी ने मुझसे बोला था अगर मैं हॉस्पिटल चलोगी और कोई भी शैतानी नहीं करोगी, आराम से अपना चेकअप करवाऊंगी तो दादाजी मुझे तुमसे मिलेंगे। तुम बहुत बुरे हो, कितने दिन हो गए तुम्हें एक बार में मेरी याद नहीं आए। अथर्व अवनी को नहीं रोकता, प्यार से अवनी की शिकायत छोड़ दे जा रहा है।
फिर अपने कान पढ़कर अवनी से कहता है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तुम्हें पता है जब से मैं तुम्हें देखा ना, मुझे सपनों में भी तुम दिखाई देते हो मेरे लिए आइसक्रीम लाते हुए। और उसे दिन तुमने मेरा इलाज भी किया, दादाजी ने मुझे बताया था जब मैं बेहोश और उसे दिन तुमने मेरा इलाज भी किया, दादाजी ने मुझे बताया था जब मैं बेहोश होगी थी। अवनी लगातार बोले जा रही है, अथर्व को कुछ कहने का मौका ही नहीं देती है। फिर छोटी सी फिंगर अथर्व के गले लेते हुए है अथर्व की तरफ बढ़ती है और अथर्व से कहती है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम आओगे और कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे और कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। फिर अथर्व भी बड़े प्यार से अपने से करता है, पिन की प्रॉमिस मैं तुमसे। फिर अथर्व भी बड़े प्यार से अवनी से कहता है, पिन की प्रॉमिस मैं तुमसे वादा करता हूँ जब भी तुम बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें आइसक्रीम के साथ मैं एक सरप्राइज भी दूंगा। फिर अवनी अपनी प्यारी सी आंखों को टिमटिमाते हुए अथर्व से कहती है, क्या सरप्राइज दोगे मुझे भी जानना है। ऐसे करते हुए अवनी काफी क्यूट लग रही थी। फिर अथर्व अवनी से पूछता है, तुम्हारी दादाजी यशराज खुराना अब कहाँ पर है। फिर अवनी यात्रा को बताती है, दादाजी डॉक्टर से बात कर रहे थे पर मैं उनके केबिन से बाहर आ गई थी और जैसे ही मैंने तुमको देखा तुम्हें आवाज भी लगे पर तुम लिफ्ट में चले गए थे। फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई, काफी देर आवाज लगाने के बाद भी तुमने सुना नहीं। अथर्व से शिकायत करते हुए करती है। फिर अथर्व अपनी से करता है, अब से मैं तुम्हारी सारी बातें भी सुनेगा। फिर अथर्व अवनी से आगे पूछता है, तुम कह रही थी तो मैं मेरा नंबर चाहिए, तुम्हारे पास फोन है क्या। अवनी अथर्व से कहती है, तुम्हें एक राज की बात बताओ, बिल्कुल बच्चों जैसी आवाज में, जिसमें अवनी काफी क्यूट लग रही थी। अभी भी अवनी अथर्व के गले लगी होने थे और अथर्व को छोड़ने का नाम नहीं दे रही थी। अवनी बताती है, जब दादाजी डॉक्टर से बात कर रहे थे तब मैं चुपके से उनका फोन उठा लिया था ताकि मैं गेम खेल सकूं और अचानक से मुझे तुम्हारे पीछे आ गई, फोन को अपनी जेब में डालकर उसी में तुम मुझे अपना नंबर देना। ये बात सुनकर अथर्व अपनी से कहता है, तुम तो बड़ी स्मार्ट हो गई और काफी इंटेलिजेंट। फिर अवनी अपनी क्यूट आवाज में अथर्व से कहती है, वह तो मैं बचपन से ही हूँ। और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। अवनी की हंसी काफी प्यारी थी। फिर अथर्व अपने से कहता है, देखो हमें सब देख रहे हैं, तुम काफी टाइम से मेरे गले लगी अस्पताल की कॉरिडोर के बीच में जहां से आसपास गुजरने वाले लोग हमें देख रहे हैं। फिर अवनी अपनी प्यारी आवाज में करती है, देखने दो उससे मुझे क्या करना, मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना, वह थोड़ी ना तुमको मुझसे दूर करने वाले हैं। अथर्व अवनी किसे कहते हैं, हम खाली बेंच पर जाकर बैठते हैं, वहां पर हम ढेर सारी बातें करेंगे। अवनी भी अथर्व से कहती है, बातें तो हम करेंगे, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तुम फिर से मुझसे झूठ बोलकर चले, तुम मुझे अपनी गोद में उठाकर ही वहां पर लेकर जाओ वरना मैं नहीं जाऊंगी। अवनी जिद करते हैं। फिर अथर्व अवनी से पूछता है, ये सब तुम्हें किसने कहा। फिर अवनी अथर्व को बताती है, वो ना मेरी छोटी सी दोस्त है जिससे मैं तुम्हें बाद में मिलवाऊंगी, उसको मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो उसी ने मुझे कहा अगली बार जब मैं तुमसे मिलूं तो मैं तुमको छोड़ ही नहीं और हमें कहीं पर जाना है, तुम मुझे गोद में उठाकर लेकर जाओ, फिर तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। ये सारी बातें सुनने के बाद अथर्व अवनी से कहता है, वह तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं छोड़कर जाऊंगा, अब अच्छे बच्चे की तरह चलो वरना मैं चला जाऊंगा। अपनी भी जिद करते हो जाती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी वरना तुम चले जाओगे, इसे मुझे बोलना उठाओ और हम वहां जाकर बैठेंगे, काफी सारी बातें भी करेंगे और तुम्हें मैं एक सीक्रेट भी बताऊंगी। अवनी है तब से जिद करते हुए कहती है। अथर्व भी अवनी के आगे हार मान जाता है और अवनी को कमर से पकड़कर गोद में उठने लगता है। अचानक से अथर्व के अवनी को यूं कमर से पकड़कर गोद में उठाने से अवनी के शरीर में एक बिजली से दौड़ जाती है। यही एहसास अथर्व को भी हो रहा था। फिर अवनी अथर्व से कहती है, तुमने ना मुझे अब गोद में उठाया, मुझे एक कर्ज सा लगा, क्या तुम सुपरमैन हो। अवनी की बात सुनकर और अथर्व हंस देता है। फिर प्यार से अवनी को गोद में उठाकर चलते हुए कहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं सुपरमैन हूँ और किसी के लिए नहीं। फिर अब नहीं है तब उसे करती है, आज से मैं तुम्हें हैंडसम सुपरमैन कहकर बुलाऊंगी। अथर्व भी अपनी की बातें सुनकर हंस देता है और कहता है, ये तुम्हें किसने बताया कि मैं हैंडसम हूँ, चलते हुए ही कहता है। फिर अवनी सोचने की एक्टिंग करते हुए अथर्व से करती है, वो हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं मैं घर जाकर तुम्हें उनसे से कंपेयर किया, उन सभी में तुम काफी खूबसूरत हो, तुम्हारे सॉफ्ट गाल बिल्कुल मेरी तरह सुंदर हो और तुम ना मेरी तरह ही खूबसूरत हो। दादी मुझे हमेशा रहती है कि अवनी तुम बहुत ही सुंदर हो। फिर मैं दादी से पूछा, दादी या सुंदर क्या होता है, तो दादी बोली, जिसके तुम्हारी तरह सॉफ्ट गाल तुम्हारी ही तरह खूबसूरत तो उसे हम सुंदर कहते हैं। फिर मैं दादी से सवाल पूछा, दादी मैं तो लड़की हूँ, अगर मैं सुंदर हूँ तो लड़के को हम क्या कहेंगे, अगर वो भी मेरी तरह खूबसूरत हो। फिर दादी ने मुझे बताया उसे हम हैंडसम कहेंगे, इसलिए तो मैं हैंडसम कहा। फिर दोनों जाकर खाली बेंच पर बैठ जाते हैं अस्पताल के कॉरिडोर में ही। क्या सरप्राइज देने वाला है अथर्व अवनी को, क्या होगी अवनी और असम के प्यार की शुरुआत और क्या रिश्ता है अथर्व का अथर्व सिंघानिया से, जानेंगे कहानी में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH30 अथर्व मिली परमिशन दादाजी से अवनी को अपने साथ ले जाने की। अब आगे अथर्व अवनी को गोद में लेकर कॉरिडोर से होते हुए कोने में खाली पड़ी सेट की तरफ जाने लगता और अवनी अपनी प्यारी सी आवाज में नॉनस्टॉप बोले जा रही है। आसपास से गुजरते हुए लोग अथर्व अवनी को देख रहे हैं। अथर्व उन सबको इग्नोर करते हुए कोने में खाली पड़ी सीट पर जैसे ही अवनी को बैठने वाला होता है, अवनी अपनी प्यारी सी आवाज में अथर्व से करती है, तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुमने तो मुझे गोद में उठा लिया वरना मेरी छोटी दोस्त तो मुझे गिरा देती है। अथर्व भी आने की बात सुनकर हंसने लगता है और अवनी को सीट पर बैठकर खुद उसके पास बैठ जाता है। जैसे ही अथर्व अपनी सीट पर बैठता है, अवनी अथर्व का हाथ पकड़ लेती है। फिर अथर्व अवनी से पूछता है, तुमने अपने दादाजी को बता दिया क्या, तुम अभी मेरे साथ हो। फिर अवनी अपनी क्यूट सी आवाज में कहती है, मैं दादाजी को कैसे बताऊं, उनका फोन तो मेरे पास है, दादाजी भी परेशान होंगे, अगर उन्हें मैं नहीं मिली तो वह मुझे ढूंढेंगे और साथ में परेशान होंगे, दादाजी अभी भी डॉक्टर अंकल से बातें कर रहे होंगे कि मैं कब तक ठीक होगी।
फिर अथर्व भी अवनी से कहता है परेशान तो होंगे पर अब तुम बताओ हम क्या करें, तुमने गलती की है, आगे से ऐसा कभी नहीं करना क्योंकि अभी तो मैं तुम्हें मिल गया, जब तुम कहीं बाहर होगी और तुम ऐसे कहीं पर जाओगे तो तुमको भी हो सकती हो। बातें सुनकर अवनी रोने से सूरत बना लेती है जिसमें अवनी काफी क्यूट लग रही थी। जब अथर्व अवनी को रोते हुए देखा है तो कहता है तुम चिंता मत करो, अभी तुम मेरे साथ हो, दादाजी को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, हम तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लेने चलेंगे और साथ में खूब मस्ती भी करेंगे। अथर्व की ये बातें सुनकर अवनी काफी खुश हो जाती है और अवनी के चेहरे पर प्यार भरी स्माइल आ जाती है। फिर अथर्व अवनी से यशराज खुराना का फोन लेता है और उसमें से सिक्योरिटी गार्ड का नंबर देखा है और सिक्योरिटी हेड का नंबर मिल भी जाता है और जल्दी से उसे नंबर पर कॉल करता है। अथर्व ने जिसका नंबर डायल किया है वह यशराज खुराना का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है जो अवनी और यशराज खुराना के साथ ही रहता है जब भी वह कहीं बाहर जाते हैं और उसके ऊपर उसे बॉडीगार्ड का नाम भी होता है। जैसे ही अथर्व कॉल करता है पहले अथर्व बोलता है हेलो मिस्टर अभिराज कुलकर्णी बोल रहे हैं, फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है जी हाँ मैं मिस्टर अभिराज कुलकर्णी बात कर रहा हूँ और मेरे बॉस का फोन आपके पास कैसे आया, मिस्टर अभिराज नंबर देखते हुए कहते हैं। फिर अथर्व अभिराज जी से कहता है सर मुझे यशराज खुराना यानी कि दादाजी से बात करनी है। फिर अभिराज कुलकर्णी अथर्व से पूछता है आपको किस लिए बॉस से बात करनी है। फिर अथर्व उनसे कहता है मुझे दादाजी से कुछ जरूरी बात करनी है, अब जल्दी से उन्हें फोन दीजिए। फिर अभिराज कुलकर्णी अथर्व से कहते हैं आप 2 मिनट रुकिए, मैं बस अभी आपकी बात करवाता हूँ। कुछ ही देर में अभिराज कुलकर्णी यशराज खुराना के पास अपना फोन लेकर पहुंच जाता है और फिर अभिराज कुलकर्णी दादाजी से कहता है सर आप ही के फोन से कोई अथर्व आपसे बात करना चाहता है। जैसे ही दादाजी अथर्व का नाम सुनते हैं अभी रात कल करने से कहते हैं जल्दी मुझे फोन दो। अथर्व का नाम सुनते ही यशराज खुराना के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। फिर यशराज खुराना बोलते हैं कैसे हो अथर्व बेटा। अथर्व भी दूसरी तरफ से जवाब देता है मैं ठीक हूँ दादाजी, आप कैसे हो। फिर यशराज खुराना कहते हैं मैं भी ठीक हूँ बेटा। फिर अथर्व आगे कहता है यशराज खुराना से दादाजी अवनी अभी मेरे पास है और हम अभी हॉस्पिटल में ही हैं, मैं हॉस्पिटल में कुछ काम आया था और अवनी ने मुझे देख लिया था तो अवनी मेरे पास आ गई और फिर मैं उनसे आपके बारे में पूछा तो अवनी ने मुझे बताया कि दादाजी डॉक्टर अंकल से बात कर रहे हैं और आपका फोन भी अवनी के पास ही था, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया है ताकि आप परेशान ना हो। फिर यशराज पुराना अथर्व से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है बेटा अपनी तुम्हारे पास है, नहीं तो अगर वह कहीं दूर निकल जाती तो ढूंढने में परेशानी होती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अवनी का ख्याल रखने के लिए। फिर अथर्व दादाजी से कहते हैं दादाजी इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। फिर अथर्व दादाजी से पूछता है अभी आप कहाँ हो, मैं अवनी को आपके पास ही लेकर आता हूँ। और जैसे ही यह बात अवनी के कानों में तो अपनी जोर से अथर्व से कहती है मुझे नहीं जाना दादाजी के पास, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये बात फोन से यशराज पुराना भी सुन लेते हैं और अथर्व से कहते हैं बेटा तुम यहीं रह, छोटे ऊ को मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ, वैसे भी मुझे घर ही जाना था, अस्पताल से निकलने के बाद सारा काम हो गया है। फिर अथर्व दादाजी से करता है हम अभी कॉरिडोर में पीछे की सीट पर बैठे हैं, आप वहीं पर आ जाना। कुछ ही देर में यशराज खुराना अपने 4 बॉडीगार्ड के साथ लिफ्ट से होते हुए ग्राउंड फ्लोर तक आ जाते हैं और कुछ ही समय में अथर्व के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही अवनी अपने दादाजी को देखते हैं तो अथर्व का हाथ कस के पकड़ लेते हैं। अथर्व यशराज खुराना को नमस्ते बोलना है और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूता है। यशराज खुराना भी अथर्व को गले लगा लेते हैं। अथर्व से फिर से पूछते हैं कैसे हो। मैं ठीक हूँ दादाजी, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ। फिर अथर्व अवनी के पास जाता है और अवनी से कहता है अब तो तुमने चेकअप करा लिया तो तुम्हें घर नहीं जाना क्या दादाजी के साथ। फिर अपनी अपनी प्यारी सी आवाज में करती है अथर्व से मुझे नहीं जाना दादाजी के साथ, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, मुझे प्यारी प्यारी बातें करोगे, मेरे साथ खेलोगे और मुझे सरप्राइज भी दोगे अभी जो तुमने कहा, और हम दोनों शॉपिंग पर भी चलेंगे। अगर मैं दादाजी के साथ जाऊंगी ना तो तुम फिर से कहीं चले जाओगे और वापस भी नहीं आओगे। फिर अपनी आगे कहती है वह तो मैं ही स्मार्ट हूँ जो तुम्हें मैंने ढूंढ लिया, नहीं तो तुम मेरे पास ही नहीं आते। अवनी की ये बातें सुनकर अथर्व कहता है वह तो तुम हो स्मार्ट तभी तो तुमने मुझे ढूंढ लिया। और यशराज खुराना भी खुश थे अपनी पोती को इस तरह से बातें क्योंकि अपने घर पर इतनी बातें नहीं करती है। फिर अपनी जिद करते हुए कहती है मैं अब तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे कपड़े नहीं दिलवाओगे और जो सरप्राइज तुमने बोला है वह मुझे नहीं दोगी, और दादाजी से भी बात नहीं करूंगी क्योंकि जब भी मैं हर बार तुम्हारे बारे में पूछती तो दादाजी मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताते और उन्होंने मुझसे झूठ भी बोला, और अब तुम मेरे पास हो तो दादाजी मुझे घर ले जा रही है। अवनी गुस्से से अपना मुंह खुला लेती है जिसमें वह आता को और दादाजी को बहुत ही क्यूट लग रही थी। फिर अथर्व अपने से कहता है मैं दादाजी से बात करता हूँ, फिर हम जो है शॉपिंग पर चलेंगे और तुम्हें शाम को मैं घर छोड़ दूंगा। फिर अवनी भी जिद करते हुए कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, दादाजी मना कर देंगे और वो मुझे जबरदस्ती घर ले जाएंगे जैसा उन्होंने मुझे उसे दिन एम्बुलेंस में बैठाया था और यह बोला था कि तुम जो है मेरे लिए आइसक्रीम लेने गए हो। मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे और मुझे प्यारा सा सरप्राइज नहीं दोगे। मेरी दोस्त रहती है जो मेरी बातें नहीं मानता, वो मुझसे प्यार नहीं करता। फिर अपनी अथर्व को देखते हुए भी कहती है क्या तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते। आधार भी अवनी की शिकायत सुनते हुए और उसके प्यार से चेहरे को देखकर कहता है किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अभी हम शॉपिंग पर चलेंगे ना और तुम्हें सरप्राइज भी दूंगा और शाम को मैं खुद घर छोड़ दूंगा, मैं दादरी से कुछ बातें कर लूं तब तक तुम यहीं पर बैठो। अवनी भी कुछ नहीं करती और अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर अथर्व अपनी जेब से बॉडी रिफाइनिंग की गोलियां निकलता है और 2 गोली यशराज खुराना को दे देता है और उन गोलियों के बारे में भी और उन गोलियों के बारे में भी अथर्व उन्हें बताते हैं। अथर्व यशराज खुराना जी से कहता है दादाजी यह गोली मैं खुद बनाई।
और ये गोली लेने के बाद आपको पेट में थोड़ी देर जलन और आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं, शरीर में काफी कमजोरी है और भी बहुत सी बीमारियां हैं, इस गोली से ठीक होगी। और ये गोली लेने के बाद जो बीमारियां हैं, जो कमजोरी है, जो आपके शरीर में गंदगी है, जो अशुद्धियां हैं, जिसकी वजह से आपको फ्रेश फील नहीं होता है, काफी थका थका फील करते हो, वह आपके शरीर से एक काल पदार्थ के रूप में निकलेंगी। अथर्व की यह बातें सुनकर दादाजी का कोई हैरान हो जाते और अपनी हैरानी को काबू करते हुए अथर्व से कहते हैं, बेटा मैं ये गोली घर जाकर ले लूंगा। ये बात यशराज खुराना ने इसलिए बोली थी क्योंकि उन्होंने अथर्व की काबिलियत तब ये बात यशराज खुराना ने इसलिए बोली थी क्योंकि उन्होंने अथर्व की काबिलियत तब देखी थी जब अपनी बेहोश हो गई थी और अथर्व ने अवनी का इलाज किया था। और आज अवनी के चेकअप से दादाजी को पता चला अथर्व के इलाज से अवनी में काफी सुधार भी हुआ। और अथर्व भरोसा करने का एक और कारण भी है, जोगी है अथर्व सिंघानिया। तो क्या रिश्ता है अथर्व सिंह और अथर्व सिंघानिया, ये भी हम जानेंगे, यह भी हम जानेंगे आगे। फिर अथर्व यशराज खुराना से अवनी के बारे में पूछता है, दादाजी माँ अवनी को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाऊं और साथ में अवनी के लिए एक सरप्राइज भी है, जब शाम को अवनी मेरे साथ आपके घर आएगी तब आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। यशराज खुराना भी अथर्व से कहते हैं, हाँ तू अवनी को अपने साथ ले जाना और मैं अभिराज कल करने को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। यह बातें सुनने के बाद अवनी काफी खुश हो जाती है और दौड़कर यशराज खुराना के गले लग जाती है और कहती है, दादाजी आप बहुत अच्छे। दादाजी भी अपनी से मस्ती करते हुए कहते हैं, अभी तो तुम कह रही थी मुझसे बातें नहीं करोगी और मैं बहुत बुरा हूँ। अवनी भी अपने प्यार से आवाज में करती है, वह तो मैं मजाक कर रही थी ना, आप तो सीरियस हो गए। क्यों भेज रहे हैं यशराज खुराना अथर्व को अवनी के साथ? क्योंकि अथर्व से वह सिर्फ एक ही बार मिले हैं। तो इस बात का पता आपको कहानी में आगे चलेगा। और क्या सरप्राइज अथर्व अवनी को देने वाला है, और क्या यहाँ से होगी एक क्यूट सी अवनी जिसको एक्सीडेंट के बाद से दुनियादारी की समझ नहीं है, बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार करती है। जानेंगे कहानी में आगे, तब तक के लिए पढ़ने माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH31 अवनी और अथर्व शॉपिंग मॉल में। अब आगे, जैसे ही यशराज खुराना जी से परमिशन मिलती है अवनी को अथर्व के साथ जाने की, अवनी काफी खुश हो जाती है और ये खुशी यशराज खुराना को अवनी के चेहरे पर काफी अच्छी लग रही थी। फिर यशराज खुराना अभिराज कुलकर्णी से कहता है, तुम अवनी और अथर्व के साथ जाओगे और ये जहां पर जाना चाहे उन्हें वहां पर ले जाओगे। फिर दादाजी अथर्व से कहते हैं, अब तुम्हें ही आने का ख्याल रखना है, मैं अब घर जाता हूँ, इतनी देर से खड़ा रहने की इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं है। ये बोलकर यशराज खुराना हंसने लगते हैं। फिर अथर्व भी कहता है, मैं ख्याल रखूंगा दादाजी अवनी का। अथर्व से अलविदा लेने के बाद यशराज खुराना मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वही अथर्व भी अभिराज कुलकर्णी के साथ अस्पताल से बाहर निकल जाता है। ड्राइवर पहले से ही अस्पताल के बाहर गेट पर गाड़ी लेकर खड़ा था। आपके मन में भी यह सवाल होगा कि अथर्व तो अवनी से एक ही बार मिला है और अब धर्म अवनी के साथ बाहर भी जा रहा है और अवनी की सारी बातें मान रहा है। सखियों, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जब अथर्व अवनी के साथ रहता है तो एक अलग ही सुकून अथर्व को मिलता है और अवनी के साथ अथर्व को रहना अच्छा लगता है। और एक और कारण है, हमारा हीरो अवनी के साथ है, क्योंकि हमारी कहानी में एक से ज्यादा हीरोइन होने वाली है। गाड़ी में अभिराज कुलकर्णी आगे बैठता है, अवनी अथर्व का हाथ पकड़े हुए पीछे पीछे आ रही थी, वह दोनों पीछे वाले सीट पर बैठ जाते हैं। और ये बात अभिराज कुलकर्णी ने भी नोटिस की, जब भी अपनी अथर्व के साथ रहती है तो काफी खुश नजर आती है। ऐसे तो अवनी घर पर भी नहीं रहती। कार में बैठते ही अवनी अथर्व से कहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, अपनी प्यारी सी आवाज में। फिर अथर्व करता है, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए प्यारी प्यारी ड्रेस खरीदेंगे और साथ में खूब मस्ती भी करेंगे। ये बातें अभिराज को भी सुनाई दे रही, इसलिए वह ड्राइवर से कहता है, खुराना ग्रुप के शॉपिंग मॉल पर गाड़ी ले चलो। ड्राइवर भी गाड़ी को खुराना ग्रुप के शॉपिंग मॉल की तरफ तो दौड़ा देता है। वही अवनी अथर्व से करती है अपने क्यूट से आवाज में, हम शॉपिंग पर जाएंगे, तुम मेरे लिए अलग अलग कपड़े खरीदोगे, पर तुम खरीदोगे कैसे, हम तो पैसे ले ही नहीं, सनी दादाजी को भी नहीं कहा कि वह मुझे पैसे देते, फिर हम अपने लिए कपड़े खरीदते। अथर्व अवनी की बात सुनकर हंस देता है और प्यार से करता है। हंसने का रीजन ये था कि ये बातें बोलते वक्त अवनी काफी क्यूट लग रही थी और अलग अलग तरह के मुंह बनाकर बोल रही थी। फिर अथर्व अवनी से प्यार से कहता है, हमारे पास बहुत पैसा है जिससे हम बहुत सारे तुम्हारे लिए कपड़े खरीद सकते हैं। फिर अपनी भी प्यार से कहती है, हमारे पास कितने रुपए हैं, तुम अगर मुझे बताओगे ना तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, तुम मानोगे मेरी बात। फिर अथर्व भी अवनी को हाथ में जवाब देता है। फिर अथर्व अवनी से कहता है, अभी हमारे पास 50 करोड़ रुपए हैं, जैसे तुम जितना चाहो उतना सामान खरीद सकते हो और जो भी तुम्हें चाहिएगा वह मैं दिलाऊंगा। फिर अवनी भी प्यार से पूछती है, 50 करोड़ कितने होते हैं? ये बोलते हुए अवनी अपने हाथों को फैला रही थी और अवनी इस तरह का एक्शन करते हुए काफी क्यूट सी लग रही थी। फिर अथर्व भी प्यार से कहता है, कितने होते हैं कि तुम जो भी चीज चाहे वह खरीद सकती हो। अच्छी बातें अभिराज कुलकर्णी भी सुन रहा था और अवनी के क्यूट एक्शन देखकर हंसी भी आ रही थी। फिर अपनी अथर्व से कहती है, अच्छा तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो मैं बोलूंगी वह दिलाओगे ना? अथर्व भी हाँ में सर हिला देता। फिर अवनी अपनी प्यारी सी आवाज में करती है, मुझे ना तुम एक मोबाइल फोन दिलाना, मुझे कोई मोबाइल नहीं देता, सभी मुझे डांटे भी है और तुमसे कोई बातें भी नहीं करवाता। फिर अथर्व अवनी से पूछता है, तुम उसे फोन का क्या करोगी? अवनी भी प्यार से जवाब देती है, मैं जब तुम मेरे पास नहीं होंगे, अपने घर जाओगे, तो मैं तुमसे प्यार से बहुत सारी बातें करूंगी और जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम्हें आना ही होगा मेरे पास। और अगर तुम मुझे फोन नहीं दिलाओगे और मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। ये बातें बोलकर अवनी प्यारा सा पाउट बना लेती अपने होठों का, जिसमें अवनी और भी ज्यादा क्यूट लगती है।
और अपनी आंखों में एक चमक लेकर अथर्व को देखने लगती है, जैसे कह रही हो जल्दी बोलो, मैं तुम्हारी बातों का इंतजार कर रही हूँ। अथर्व भी अवनी से कहता है मैं तुम्हें मोबाइल फोन भी दिलाऊंगा और जब भी तुम बुलाओगे तुम्हारे पास आ जा हूंगा। अब तो खुश। अवनी भी प्यार से अपना सर हिला देती है और काफी टाइटली अथर्व के हाथों को पकड़ लेती है। ये देखकर अथर्व में स्माइल कर देता है। कुछ ही देर में अथर्व अवनी खुराना ग्रुप के शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं। ड्राइवर गेट के सामने गाड़ी रोक देता है। अथर्व अपनी अभिराज तीनों उतर जाते हैं कार से। ड्राइवर तब तक कार पार्क करने चला जाता है। फिर तीनों एक साथ मॉल में इंटर करते हैं। अभिराज कुलकर्णी कहते हैं सर आप दोनों शॉपिंग करिए और ये लीजिए मेरा कार्ड, इसमें मेरा नंबर है, जैसे ही आप दोनों शॉपिंग करके फ्री हो मुझे आप कॉल कर देना। आधार भी कुछ नहीं कहता और अभिराज के हाथों से कार्ड ले लेता है। जैसे ही अथर्व अवनी को लेकर शॉपिंग करने के लिए मॉल में आगे बढ़ने लगता है, अवनी अथर्व से जाती है एक हाथ अपने पेट पर रखकर, मुझे भूख लगी है, पहले खाना खाना फिर हम शॉपिंग करेंगे। अवनी भी अवनी से कहता है चलो फिर साथ मिलकर खाना खाते हैं फिर आराम से शॉपिंग करेंगे। अथर्व अवनी के साथ शॉपिंग मॉल में ही बने एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाने लगता। आसपास से जितने भी लोग गुजर रहे थे अथर्व और अवनी को एक बार जरूर देख रहे थे। साथ में काफी खूबसूरत लग रहे थे। कुछ लड़कियां तो अवनी को धर्म के साथ देखकर जल रही थी क्योंकि अथर्व लगी इतना हैंडसम रहा था और अपनी भी अथर्व के साथ काफी प्यारी लग रही थी। अवनी अथर्व के साथ चलते हुए ही कहती है खाने में हम क्या क्या खाएंगे, तुम्हें पता है मुझे क्या क्या पसंद है खाने में। फिर अथर्व अवनी से करता है मुझे नहीं पता। अपनी भी आधार को डालते हुए कहती है तुम कितने बुद्धू हो, तुम्हें ये भी नहीं पता मैं क्या क्या खाती हूँ। अच्छा ठीक है मैं ही बताती हूँ। फिर अवनी अपनी पसंद का खाना अथर्व को बताने लगती है। अवनी अपने पसंद का खाना बताते हुए अवनी काफी क्यूट लग रही थी और फिर अथर्व से कहती है मैंने तो बता दिया, अब तुम मुझे बताओ तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद। फिर अथर्व भी अवनी को अपनी पसंद का खाना बताने लगता है और कुछ ही देर में रेस्टोरेंट भी आ जाता है। फिर अथर्व और अवनी एक खाली टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में वाटर भी आ जाता है। फिर अथर्व अपने लिए और अवनी के लिए दोनों की पसंद का खाना ऑर्डर करता है। क्या धमाका करने वाली है अवनी शॉपिंग और क्या अथर्व जाएगा अवनी के घर खुराना मेंशन। क्या रिएक्शन होगा शिवांगी का जब शिवांगी को अवनी के बारे में पता चलेगा। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH32 अवनी अथर्व की गोद में। अब आगे अथर्व और अवनी जिस टेबल पर बैठे थे वो टेबल प्राइवेट एरिया जहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ ही देर में वेटर सारा खान टेबल पर लगा देता है और फिर वहां से चला जाता है। अथर्व और अवनी आमने सामने बैठे थे। अथर्व अवनी को अपने पास होने का इशारा करता है क्योंकि अभी तक दोनों ने खाना शुरू नहीं किया था। अवनी भी बिना कुछ सवाल किया अथर्व के पास आ जाती है और अथर्व से कहती है मुझे भूख लगी है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, अपनी क्यूट से आवाज में बोलती है। फिर अथर्व अवनी से कहता है क्योंकि मैं तुम्हें मेरे हाथों से खाना खिलाऊंगा। अवनी समझ पाती उससे पहले ही अथर्व अवनी को उसकी कमर से पकड़ता है और अपने गोद में बैठा लेता है। अचानक से अथर्व के ऐसा करने से अवनी थोड़ी सी जाती है और गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही अवनी अपने को आधार की गोद में देखती है अपनी प्यारी सी आवाज में अथर्व से पूछता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया और भी सीट खाली थी ना। अथर्व अवनी से कहता है क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। फिर अवनी भी अथर्व से कहती है वह तो मैं एक और चेयर तुम्हारे पास ले आती तब खिला देते ना, और ऐसे गोद में बिठाकर कौन खाना खिला है, तुम कितने बुद्धू हो। ये कहते हुए अवनी हंसने लगती है। अचानक से अथर्व ने अवनी को अपनी गोद में बिठाया। अवनी के शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। अवनी को समझ में नहीं आता ये क्या हुआ। फिर अवनी अथर्व से कहती है अवनी प्यारी सी आवाज मैं ना माँ को बताऊंगी तुमने मुझे अपनी गोद में बैठाया और मुझे खाना खिलाओगे। आसपास जितने भी लोग थे जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे अथर्व अवनी को ऐसे प्यार से बातें करते हुए देख रहे थे और कुछ लड़कियां तो अवनी से जल भी रही थी क्योंकि अथर्व अवनी को कैसे प्यार से ट्वीट कर रहा था और उनके मन में भी आ रहा था हमारे बॉयफ्रेंड तो कभी भी हमें ऐसे ट्वीट नहीं करते। ये बातें अथर्व को भी सुनाई दे रही थी पर अथर्व इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अवनी से कहता है जब भी हम दोनों साथ में खाना खाएंगे तुम हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही खाना खाओगी और यह हमारी प्राइवेट बातें हैं, तुम किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगी और सिर्फ मैं ही तुम्हें ऐसे खाना खिला सकता हूँ और तुम्हें ऐसे छू सकता हूँ अगर थोड़ा पोजीशन होते हुए अवनी से कहता है। फिर अवनी भी अपनी प्यारी सी आवाज में अथर्व से पूछती है मैं तुम्हारे साथ ऐसे खाना दिखाओ, सभी तो कुर्सी पर बैठकर खाते हैं। अथर्व अवनी को जवाब देता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर अवनी भी अथर्व को जवाब देती है प्यार तो मुझे घर में सभी करते हैं, क्या मैं सभी के साथ ऐसे खाना खाऊं बैठकर जैसे तुमने मुझे बिठाया है। अथर्व अवनी को जवाब देता है इस तरह से तुम सिर्फ मेरे साथ ही बैठ सकती हो और किसी के साथ भी नहीं, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। जैसे ही अवनी अथर्व के दूर जाने की बात सुनती है अवनी अथर्व से करती है तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, तुम जैसा बोलोगे मैं करूंगी, तुम्हारे साथ हर रोज जैसे बैठकर खाना खाऊंगी। फिर अथर्व अवनी को अपने हाथों से अवनी की पसंद का खाना खिला है। अवनी भी बड़े ही प्यार से अथर्व के हाथों से खाना खाती है और अपने हाथों से अथर्व की पसंद का खाना अवनी अथर्व को खिलाता है। अवनी खाना खाते हुए अथर्व से प्यारी प्यारी बातें किए जा ऐसे ही कुछ समय में दोनों खाना खा लेते हैं। फिर अथर्व अवनी की पसंद की स्वीट डिश ऑर्डर करता है जो कि अवनी ने अथर्व को बताए थे, आइसक्रीम और गुलाब जामुन। कुछ ही देर में बेटर स्वीट डिश भी लेकर आ जाता है। फिर अवनी और अथर्व स्वीट डिश एंजॉय करते हैं। कुछ समय बाद स्वीट डिश खाने के अथर्व बेटर को बुलाकर बिल पे करता है, साथ में उसे कुछ टिप्स भी देता है।
फिर दोनों साथ में रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं। अभिराज कुलकर्णी ने मैनेजर को अथर्व और अवनी के बारे में बता दिया था। तो जैसे ही अथर्व और अवनी शॉपिंग करने के लिए एक प्राइवेट एरिया में जाते हैं जहां पर काफी एक्सपेंसिव क्लॉथ थे। हर तरह के डिजाइनर कपड़े वहां पर अवेलेबल थे। अवनी वहां पर अथर्व को लेकर जाती है क्योंकि अवनी हर बार अवनी माँ के साथ इसी प्राइवेट एरिया में शॉपिंग करती है। जैसे ही स्टाफ मेंबर अवनी को देखा है तो तुरंत मैनेजर को इन्फॉर्म करता है। कुछ ही देर में मैनेजर भी आ जाता है और अथर्व और अवनी को रिस्पेक्ट के साथ कहता है, सर और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। फिर अथर्व मैनेजर से कहता है, हमें कुछ कपड़े खरीदने हैं, आपके पास जो भी लेटेस्ट डिजाइन है वो हमें दिखाने के लिए एक स्टाफ मेंबर को हमारे साथ भेज दीजिए। हम अपने आप अपनी जरूरत का जो भी सामान लेना होगा वो ले लेंगे, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अथर्व की यह बातें सुनने के बाद मैनेजर भी काफी रिलैक्स फील करता है और एक स्टाफ मेंबर को अथर्व और अवनी के साथ भेज देती है। अवनी चुपचाप अथर्व का मैनेजर की बात सुन रही थी। जब अथर्व और मैनेजर अपनी बातें खत्म करते हैं, अपनी अथर्व से कहती है, मैं हूं ना, मैं दिलाऊंगी तुम्हें मेरी पसंद के कपड़े। मैं माँ के साथ पहले भी यहाँ पर आई है और हमने बहुत सारे कपड़े भी खरीदे थे और मुझे यहाँ पर हर जगह का पता है जहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। अथर्व भी अवनी की बात सुनकर कहता है, ठीक है, तुम कर लेना मेरे लिए पसंद कपड़े। अवनी के बोलने पर अथर्व स्टाफ मेंबर को अपने साथ आने से मन करता, क्योंकि कपड़े दिखाने के लिए वहां पर ऑलरेडी स्टॉप होता है और मैनेजर से यह बोलता है, अगर हमें जरूरत पड़ी किसी स्टाफ मेंबर के तो मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूंगा, आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर मैनेजर भी आगे कुछ नहीं बोलता और स्टाफ मेंबर को अपने साथ लेकर प्राइवेट एरिया से बाहर निकल जाता है। दोनों के जाने के बाद अवनी अथर्व का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों साथ मिलकर अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे। ये बोलते हुए अवनी बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार कर रही थी। वैसे तो अवनी की उम्र 21 साल है, पर 2 साल पहले हुए एक्सीडेंट के कारण अवनी 10 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करती है। बातें करते हुए काफी क्यूट से एक्सप्रेशन बनती है। प्राइवेट एरिया के लोग भी से होते हुए अथर्व और अवनी एक छोटे से शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं जो सिर्फ स्पेशली खुराना फैमिली के लिए ही बना था और कुछ विप गेस्ट ही इसमें आते थे शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल प्रीमियम सर्विसेज दी जाती है और स्टाफ भी काफी टैलेंटेड हायर किया जाता है जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, ना कि फालतू की बातों में। कुछ ही देर में अथर्व और अवनी प्राइवेट एरिया के छोटे से शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं जहां पर अलग अलग तरह के ब्रांडेड कपड़े थे, साथ में हर तरह के ब्रांडेड प्रोडक्ट उपलब्ध थे। ये देखकर अथर्व को काफी, क्योंकि अथर्व में ऐसा शॉपिंग मॉल नहीं देखा जिसमें प्रीमियम सर्विसेज की जाती है। अथर्व का ध्यान अवनी की आवाज से टूटता है। अवनी अपने क्यूट आवाज में कहती है, अथर्व से यहाँ पर ना सिर्फ हमारी फैमिली के नंबर आते हैं और काफी अच्छे अच्छे कपड़े भी हैं, हम दोनों बहुत सारे कपड़े ट्राई करेंगे। ये बातें तुमको पता नहीं थी ना? अथर्व भी अवनी को ना में जवाब देता है और अवनी अथर्व की बात सुनने के बाद अथर्व से कहती है, तुम कितने बुद्धू हो ना, तुम्हें इतना भी नहीं पता, अवनी से सीखो, अवनी को सब पता है क्योंकि अवनी बहुत इंटेलिजेंट है। ये बोलते हुए अवनी हंसने लगती है। अवनी अथर्व को हंसते हुए काफी प्यारी लग रही थी। क्या अथर्व और अवनी के बीच हो रही है प्यार की शुरुआत? और क्या रिएक्शन होगा शिवांगी का अवनी के बारे में जानने के बाद? और क्या राज है अथर्व सिंह और अथर्व सिंघानिया का? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH33 अथर्व और अवनी चेंजिंग रूम में। अब आगे, अथर्व और अवनी को प्राइवेट शॉपिंग मॉल में देखकर एक स्टाफ मेंबर अथर्व रखने के पास आती है और अथर्व से कहती है, सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ और आपको कौन से डिजाइन के कपड़े पसंद है, कृपया आप मुझे बता दीजिए। स्टाफ मेंबर की बातें सुनने के बाद अवनी कहती हैं, जो अभी लेटेस्ट कलेक्शन आया है आप हमें वहां पर ले जाइए, बाकी कपड़े हम खुद सेलेक्ट कर लेंगे। स्टाफ मेंबर भी अवनी की बात सुनकर कहती है, जी मैं। फिर दोनों स्टाफ मेंबर के साथ कपड़े देखने चले जाते हैं। अथर्व स्टाफ मेंबर कंस्ट्रक्शन देता है पहले अवनी के लिए कपड़े दिखाने का। स्टाफ मेंबर भी अथर्व से कहती है, सर हमारे पास न्यू कलेक्शन है, मैं के लिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। कुछ ही देर में अथर्व अवनी के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगता है और अवनी भी अपने पसंद के कपड़े ले रही थी। अथर्व अवनी के लिए अलग अलग तरह की 1 से 2 साड़ियां लेता है जो कि सिंपल होने के साथ काफी ब्यूटीफुल थी। अवनी को भी वह काफी पसंद आती है। फिर अवनी के लिए कुछ प्लाजो सूट और कुछ चूड़ीदार सूट लेता है, साथ में उनके लिए इससे सरीज भी जो कपड़े। अवनी भी अपने लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट करती है जो कि अथर्व को भी काफी अच्छे लगते हैं। अथर्व कुछ ड्रेस शिवांगी के लिए भी लेता है। अवनी अपने लिए कपड़े लेने के बाद अथर्व का हाथ पकड़कर अथर्व के लिए कपड़े पसंद करने ले जाती है। अवनी कलर को देखते हुए जो कपड़े अथर्व ने अवनी के लिए पसंद किए थे उन्हीं कपड़ों से मैचिंग कपड़े अवनी अथर्व के लिए लेती है। आधार भी अपने लिए अवनी की मैचिंग ड्रेस के कपड़े सेलेक्ट करता है। अभी तक दोनों ने कपड़े चेंज कर नहीं देखे थे। दोनों अपनी पसंद के कपड़े लिए जा रहे थे। करीबन 2 घंटे बाद दोनों अपनी पसंद के कपड़े ले लेते हैं। फिर अवनी अथर्व को चेंजिंग रूम में ले जाती है और स्टाफ मेंबर से अथर्व कहता है, इन सभी कपड़ों को आप चेंजिंग रूम में पहुंचा दीजिए। स्टाफ मेंबर भी कुछ ही मिनट में सभी कपड़े चेंजिंग रूम में पहुंचा देती है। स्टाफ मेंबर ने जिस चेंजिंग रूम में कपड़े रखे थे वह बहुत ही बड़ा चेंजिंग रूम था। उसके अंदर 2 कमरे बने हुए थे छोटे छोटे कपड़े चेंज करने के लिए। अथर्व स्टाफ मेंबर के जाने के बाद रूम के डोर बंद करता है।
अवनी चेंजिंग रूम को देखते हुए अथर्व से कहते हैं कपड़े तो हमने पसंद कर ली है, अब इन्हें चेंज करने में मेरी मदद कौन करेगा? हर बार तो मम्मी साथ आती थी, वो कपड़े चेंज करने में मेरी हेल्प करती थी। अथर्व अवनी की बात सुनने के बाद अवनी के करीब बातें करता है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं कर दूंगा तुम्हारी अब कपड़े चेंज करने में। अवनी भी अथर्व की बातें सुनकर खुश हो जाती है। अवनी अथर्व से कहती है मैं सभी कपड़े एक एक करके ट्राई करूंगी, जिसमें भी मुझे प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे वो कपड़े चेंज करने में हेल्प करना। अच्छा, अभी अवनी को हमें जवाब देता है। अवनी चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने चली जाती है। सबसे पहले अवनी एक प्लाजो सूट पहनती है। जैसे ही अवनी अथर्व को दिखाने के लिए प्लाजो सूट पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आती है, अथर्व तो अवनी को देखा ही रहता है। सिंपल से प्लाजो सूट में अवनी काफी खूबसूरत लग रही थी। अवनी अथर्व से पूछता है इन कपड़ों में मैं कैसे लग रही हूँ? मैंने इन्हें पहली बार पहना है क्योंकि ये कपड़े तुमने मेरे लिए है। अवनी अपनी क्यूट सी आवाज में अथर्व से कहती है अब बताओ भी ना कैसी लग रही हूँ। अथर्व अवनी से कहता है बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल परी लग रही हो। अथर्व की बातें सुनकर अवनी काफी खुश हो जाती है और अवनी क्यूट सी से आवाज में कहती है बाकी कपड़े भी मैं चेंज करके आता हूँ। कुछ ही देर में अवनी एक एक करके सारे कपड़े चेंज कर लेते हैं और अथर्व को दिखाती है। जब अवनी साड़ी पहनती है तो उसे पहनने में अपने को काफी प्रॉब्लम होती है। अवनी अथर्व को आवाज देती है अगर मेरी मदद करो, ये ड्रेस मुझे पहनी नहीं जा रही, क्योंकि अवनी को साड़ी का नाम नहीं आता था। अथर्व भी कुछ ही देर में चेंजिंग रूम में आ जाता है। जैसे कि अवनी अथर्व को देखती है, शिकायत करते हुए अवनी अथर्व से कहती है ये ड्रेस मुझे पहने नहीं जाती, तुम मुझे इस ड्रेस को पहनाओ। फिर अथर्व अवनी से कहता है इसे हम साड़ी कहते हैं, तुमने तुम्हारी मम्मा को भी पहने हुए देखा होगा। अवनी अथर्व को बताती है हाँ मम्मा ये ड्रेस पहनती है और काफी प्यारी भी लगती है। अथर्व अवनी से कहता है तुम भी इस साड़ी को पहनोगी तो तुम भी काफी खूबसूरत और प्यारी लगोगी। अवनी भी अपनी प्यारी सी आवाज में अथर्व से कहती है जल्दी से साड़ी को पहनने में मेरी मदद करो, फिर मैं भी काफी बड़े खूबसूरत और प्यारी लगूंगी, बिल्कुल मम्मा की तरह। अवनी की इतनी क्यूट बातें सुनकर अथर्व को हंसी आ जाती है। कुछ ही देर में अवनी को साड़ी पहना देता है। जैसे ही अथर्व अवनी को देखा है, अवनी के चेहरे में ही खो जाता, क्योंकि साड़ी पहने हुए अवनी काफी खूबसूरत लग रही थी। अवनी भी अपने आप को मिरर में देखते हुए अथर्व से कहती है मैं तो साड़ी में मम्मी से भी खूबसूरत लग रही हूँ। ये बोलकर अपनी हंसने लगती है। अथर्व अवनी की हंसी सुनकर अपने होश में आता है। फिर अथर्व अवनी से कहता है अब जो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, उसके बाद तो तुम और भी खूबसूरत हो जाओगी। अवनी भी अथर्व से पूछता है अपनी क्यूट सी आवाज में कैसा सरप्राइज। फिर अथर्व अपनी जेब से बॉडी रिफाइनिंग की गोली निकलता है और अवनी को दिखाते हुए जलता है ये गोली लेने के बाद तुम पहले से काफी खूबसूरत हो जाओगी। अथर्व अवनी किसे कहता है तुम ये साड़ी चेंज करो, ये गोली खाने से पहले तुम्हें चेंजिंग रूम में बने बाथरूम में जाना होगा, क्योंकि यह गोली लेने के बाद शरीर से कुछ समय में काफी गंदगी निकलेगी और थोड़ी सी जलन भी होगी। उसके बाद तुम काफी खूबसूरत हो जाओगी। अवनी भी अथर्व की बातों का जवाब देते हुए कहती है फिर तो ये गोली मैं जरूर लूंगी। क्या अथर्व और अवनी के बीच होगा चेंजिंग रूम रोमांस? क्या लव आएंगे अवनी के शरीर में बॉडी रिफाइनिंग गोली लेने के बाद? क्या अवनी यह गोली लेने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH34 अथर्व और अवनी की किस। अब आगे अवनी बाथरूम में जाकर अपने पुराने कपड़े पहन लेती है और फिर अथर्व के पास आती है। अथर्व अवनी को बॉडी रिफाइनिंग गोली खिलाता है। अवनी भी बिना कुछ सवाल की है चुपचाप को गोली खा लेती है। कुछ ही समय में बॉडी रिफाइनिंग गोली अपना असर दिखाना शुरू करती है। अवनी के पेट में हल्के से जलन होने लगती। ये बात अवनी अथर्व को बताती है। फिर अथर्व अवनी से कहता है कुछ देर बर्दाश्त करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी। अवनी भी प्यारे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला देती है। कुछ ही समय में काफी ज्यादा मात्रा में अशुद्धियां अवनी के शरीर से निकलने लगती है, जैसे ही काले रंग की गंदगी जो अशुद्धियों के रूप में अवनी के शरीर से निकलती है। अथर्व अवनी का हाथ पकड़ता है और उसे बाथरूम में ले जाता है। अवनी भी बिना कुछ सवाल किया अथर्व के साथ बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में आने के बाद जैसे ही अवनी अपने आप को देखते हैं, काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अवनी को अपने शरीर पर कुछ काले रंग का चिपचिपा पदार्थ दिखता है। ये देखकर अवनी अथर्व से पूछता है ये मुझे क्या हो रहा है? अथर्व अवनी को प्यार से बताता है गोली अपना असर दिखना शुरू कर रही है, जिससे तुम और भी खूबसूरत हो जाओगे, ये तुम्हारे शरीर की गंदगी निकल रही है। अवनी भी कुछ नहीं कहती और कुछ ही समय में अवनी के शरीर से काफी सारी गंदगी निकल जाती है। फिर अथर्व अवनी से कहता है अब तुम खुद को क्लीन करो, मैं बाहर जाता हूँ। जैसे ही अवनी अथर्व की बाथरूम से जाने की बात सुनती है तो कसकर अथर्व का हाथ पकड़ लेती है। अथर्व से कहती है नहीं, मुझे डर लग रहा है, मेरे शरीर पर यह चिपचिपा पदार्थ नहीं निकलेगा और इसमें से काफी बदबू भी आ रही है। फिर अथर्व अवनी से कहता है क्लीन हो जाएगा, मैं शावर ऑन कर देता हूँ और मैं बाहर ही हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे आवाज देना, मैं आ जाऊंगा। अवनी भी प्यारे बच्चों की तरह मान जाता है। अथर्व शावर ऑन करके बाथरूम से बाहर निकल जाता है और अथर्व के निकलने के बाद अवनी जल्दी से अपने कपड़े निकालकर खुद को क्लीन करने लगते हैं। करीब आधे घंटे बाद अवनी फ्रेश होकर और अपने शरीर पर टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आती है। जैसे ही अथर्व बाथरूम के दरवाजे खुलने की आवाज सुनता है, सामने देखा है अपने टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आ रही है। अथर्व बिना पाल के छपकाए अवनी को ही देख रहा है, क्योंकि बॉडी रिफाइनिंग गोली लेने के बाद अवनी पहले से काफी खूबसूरत हो गई है
और अथर्व के देखने का एक कारण ये भी था, अवनी टॉवल में थी जिसमें अवनी का हल्का सा क्लीवेज और गोरी टांगे साफ दिख रही थी। अवनी के शरीर पर पड़ी पानी की बूंदें किसी हीरे की तरह चमक रही थी, जैसे अवनी की खूबसूरती और निकल रही थी। अथर्व अवनी की आवाज से होश में आता है। अवनी अथर्व से पूछती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर अथर्व उठकर अवनी को मिरर के सामने ले जाता है, और जैसे ही अवनी खुद को देखते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अवनी अथर्व से कहती है, क्या ये मैं ही हूँ? अथर्व भी अवनी की बात पर हाँ में जवाब देता है, और अवनी को बताता है, ये तुम ही हो, और तुम इतनी खूबसूरत इसलिए हो गई हो क्योंकि तुम्हारे शरीर से जो चिपचिपा पदार्थ वो निकालने के बाद ही तुम पहले से काफी खूबसूरत हो गई। फिर अवनी अथर्व को जवाब देती है, हाँ, तुम्हारी दी हुई गोली के बाद ही मेरे शरीर से वो चिपचिपा पदार्थ निकल गया, वो गोली चमत्कारी थी जिससे मैं इतनी खूबसूरत। अथर्व भी अवनी से कहता है, हाँ, वह गोली चमत्कारी वो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी। ये सुनकर अवनी काफी खुश हो जाती है, और अथर्व का सारा ध्यान बातें करते हुए भी अवनी के चेहरे पर ही था, क्योंकि नहाने के बाद अवनी की खूबसूरती और बढ़ गई थी और हल्का सा चेहरा लाल भी हो गया था, जिसमें अवनी और भी क्यूट लग रही थी। अथर्व अवनी के चेहरे जैसे होठों को छूते हुए अवनी से कहता है, क्या मैं इन होठों पर किस कर सकता हूँ? अथर्व की ये बात सुनकर अवनी कहती है अपनी प्यारी सी आवाज में, अथर्व से ये किस क्या होती है? फिर अथर्व की अवनी को समझाते हुए अवनी के होठों की तरफ इशारा करते हुए, जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी के पास रहना चाहते हैं, जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा के साथ रहती है, वैसे ही तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, और मैं ही तुम्हें किस कर सकता हूँ, और कोई भी तुम्हें ऐसे किस नहीं कर सकता सिर्फ मेरे सिवा। हम अपना प्यार दिखाने के लिए होठों पर किस करते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे किस करते हैं। फिर अचानक से अथर्व अवनी की कमर से पकड़ता है। अथर्व के जो करीब आने से अवनी के पेट में तितली उड़ने लग गती है। ये एहसास अवनी के लिए भी नए थे। अवनी इन सबको अभी नहीं समझ रही थी, पर धीरे धीरे अवनी समझ जाएगी। फिर अथर्व को कमर से पकड़कर अपने करीब करता है और एक हाथ अथर्व अवनी की नेक में डालकर अपने होठों को अवनी के चेरी जैसे गुलाबी होठों पर रख देता है। अवनी भी अथर्व के ऐसा करने पर अथर्व का विरोध नहीं करती, क्योंकि अवनी को अथर्व का टच अच्छा लगता है। फिर प्यार से अथर्व अवनी के होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। धीरे धीरे अथर्व की किस काफी पैशनेट होने लगती है और अवनी भी मदहोश होने लगी है। अपने आप की अवनी के हाथ अथर्व के बालों में चलने लगते हैं। अवनी को किस करना नहीं, वो तो अथर्व की किस में ही मदहोश होने लगती है। करीबन 20 मिनट तक अथर्व अवनी को किस करता है। जब अवनी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब अपनी से अलग होता है। जैसे ही अथर्व अवनी से अलग होता है, अथर्व देखा है कि अवनी का चेहरा लाल हो गया है, अपनी जोर जोर से सांस कह रही है, जिसके कारण अवनी के वक्ष ऊपर नीचे होने, जिसे देखकर अथर्व अनकंट्रोल्ड होने लगता है। खुद को कंट्रोल करते हो अपने मन में, अभी इसके लिए टाइम है। अच्छी देर में अवनी नॉर्मल हो जाती है और अथर्व से शिकायत करते हो जाती है, तुम कितने गंदे हो, मेरे होठों पर ऐसे हाथ क्यों रखे, तुम्हें पता है मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर अथर्व अवनी को जवाब देता है, ऐसे ही तो हम किस कहते हैं। फिर अवनी अपनी क्यूट सी आवाज, तुमने तो मुझे किस कर दिया, मैंने तो तुम्हें किस किया ही नहीं। अवनी की आवाज सुनकर अथर्व हैरान हो जाता है। फिर अवनी अथर्व ने जैसा किया था वैसे ही अथर्व कमर को पकड़ती है। अथर्व में कुछ नहीं कहता, अवनी जैसा करती है अवनी को करके देता है। कुछ ही समय बाद अवनी अथर्व के होठों पर अपने होंठ रखती है। अवनी को किस करना नहीं आता था, इसलिए अवनी अथर्व के होठों को लॉलीपॉप की तरह चूसती है। इसी तरह कुछ वक्त कभी ऊपर के होंठ को चूसती, कभी नीचे के होंठ को। ऐसा करने में अवनी को काफी मजा आ रहा था। ये बातें अवनी अथर्व को बताती है, तुम्हारे होंठ तो कितने सॉफ्ट है, बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह। और फिर से अथर्व के होठों को चूसती है। इतना बोल जब अवनी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब अवनी अथर्व से अलग होती है। अवनी अथर्व के गले लगे ही अथर्व को बताती है, ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा भी आया और तुम्हारे होंठ भी बहुत अच्छे हैं। अवनी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर अथर्व हंसने लगता है। फिर अथर्व अवनी से कहता है, तुम मेरे अलावा ये किसी के साथ नहीं कर सकती। अवनी भी प्यारे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला देती है। फिर अथर्व से कहती, जब भी हम मिलेंगे ना तो हम ऐसे ही किस करेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। बातों का याद आते ही अवनी को मोबाइल का याद आता है और अवनी फिर अथर्व से करती है, मैं तो एक चीज भूल गई, शॉपिंग तो हमने कर ली। अथर्व अवनी की बात सुनकर कहता है, कोई बात नहीं, जो चीज तुम हम फिर से खरीद लेंगे। ये सुनकर अवनी काफी खुश हो जाती है। अथर्व अवनी से पूछता है, कौन सी चीज तुम्हें खरीदनी है। फिर अवनी हंसते हुए अथर्व से कहती है, तुम कितने बुद्धू हो ना, तुम भूल गए मेरे पास फोन नहीं है और फोन के बिना हम बातें कैसे करेंगे जब तुम मेरे पास नहीं होंगे। अथर्व भी अवनी से कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिला दूंगा अभी फोन, फिर हम काफी सारी बातें करेंगे। अथर्व की बातें सुनने के बाद अवनी काफी खुश हो जाती और कसकर अथर्व को अपने गले लगा लेती है। अवनी के ऐसे गले लगाने से अथर्व अनकंट्रोल्ड हो रहा था। कुछ ही देर में अपने आप को नॉर्मल करके अवनी से कहता है, अभी तुम कपड़े पहन लो, फिर हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फोन भी खरीदेंगे। अवनी अथर्व से कहती है, तुम कितने बुद्धू हो, तुम बाहर जाओगे तभी तो मैं कपड़े पहनूंगी। और ये बोलकर अवनी खिलखिलाकर हंस देता है। हंसते हुए अवनी अथर्व को काफी प्यारी लगती है। अथर्व की चेंजिंग रूम से बाहर चला जाता है और जाते हुए अवनी को अपने पसंद का प्लाजो सूट देता है। अथर्व के बाहर जाने के बाद अवनी अपने कपड़े पहन लेती है। वहीं दूसरे चेंजिंग रूम में अथर्व ने भी अवनी के प्लाजो सूट से मिलने हुए कपड़े पहन लिए थे, जिसमें अथर्व काफी हैंडसम लग रहा था।
अवनी और अथर्व दोनों चेंजिंग रूम से एक साथ बाहर आते हैं। जैसे ही अवनी अथर्व को देखते हैं तो अथर्व से करती है, हम दोनों ने एक जैसे ड्रेस पर रखी है और इस ड्रेस में तुम काफी हैंडसम लग। अथर्व में अवनी से कहता है, ये तुम्हारे ही तो पसंद की है। फिर दोनों एक साथ चेंजिंग रूम से बाहर निकल जाते हैं। अथर्व और अवनी वापस से स्टाफ मेंबर के पास जाते हैं जो अथर्व और अवनी को चेंजिंग रूम में छोड़कर गई थी। स्टाफ मेंबर जैसे ही अवनी को देखते हैं काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि अवनी पहले से काफी खूबसूरत लग रही थी। एक बार को तो अवनी की खूबसूरती में खो ही गई थी और अवनी से थोड़ी सी जलन भी महसूस कर रही थी। अथर्व की आवाज से स्टाफ मेंबर होश में आती है। अथर्व कहता है, चेंजिंग रूम में हम जो कपड़े ले गए थे वो रखे हैं, तुम जल्दी से कुछ स्टाफ मेंबर को ले जाकर वो कपड़े ले आओ और उन्हें अच्छी तरह से पैक करके बिल मुझे बता देना। साथ में तुमको बाथरूम में एक ड्रेस मिलेगी, उसे क्लीन करके खुराना मेंशन पहुंचा देना। स्टाफ मेंबर हाँ में जवाब देते हैं और अथर्व से कहती है, तरफ 2 मिनट रुक, अभी मैं आपके कपड़े लेकर आते हैं। अथर्व और अवनी वहीं पर कुछ मिनट रुकते हैं। कुछ ही देर में स्टाफ मेंबर दोनों के कपड़े पैक करके ले आती है और अथर्व स्टाफ मेंबर से कहता है, ये जो एक्स्ट्रा बैग आपके पास है इसे अवनी के कपड़ों में मत बनाना, मुझे मेरे कपड़ों के साथ ही देना। स्टाफ मेंबर पर हमेशा रखना देते हैं और फिर आथा स्टाफ मेंबर को एक कस्टम में आईफोन के लिए पूछता है, क्या आपके पास वह भी है? स्टाफ मेंबर भी हमें जवाब देती है, क्या अवनी की हालत में बॉडी रिफाइनिंग गोली लेने के बाद होगा सुधार? क्या अथर्व जाएगा खुराना मेंशन अवनी के साथ या फिर बुलाने वाला है शिवांगी अपने घर जानने के लिए? पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH35 अवनी ने किया अथर्व को किस। अब आगे अवनी और अथर्व सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में स्टाफ मेंबर एक कस्टम मेड आईफोन लेकर आती है और उसी के साथ एक सिम भी होता है। स्टाफ मेंबर बॉक्स ओपन करके आईफोन अथर्व को दिखाती है। अथर्व को कौन देखता है, काफी अच्छा लगता है और अवनी उसे फोन को देखकर काफी खुश हो जाती है। फिर स्टाफ मेंबर से कहता है, आप कपड़ों का और इस मोबाइल फोन का बिल लेकर आए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। कुछ ही देर में स्टाफ मेंबर बिल के साथ छोटी सी स्वाइप मशीन भी ले आते हैं और अथर्व अपने कार्ड से पेमेंट कर देता है। अवनी अभी भी जो फोन अथर्व ने लेकर दिया था उसे ही देख रही थी, पर फोन को देखते हुए अवनी के चेहरे पर एक अलग ही चमकते थी। अथर्व अवनी से कहता है, ये फोन मुझे दो, मैं इसमें अपना नंबर ऐड कर देता हूँ और साथ में इसको सेटअप भी कर देता हूँ, इसके बाद तुम इसे चला सकती हो। अवनी से फोन लेने के बाद अथर्व फोन सेटअप कर देता है और साथ में अपना नंबर भी ऐड कर देता है। फिर अथर्व अवनी को फोन देता है और अपने मोबाइल फोन से शिवांगी को मैसेज करता है और अथर्व शिवांगी से पूछता है, अभी तुम कहाँ हो, और शिवांगी को अपनी लोकेशन भेज देता है। शिवांगी भी अथर्व से कहती है, मैं बाहर कुछ सामान खरीदने आई थी, ग्रोसरी का, घर के लिए 20 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। अथर्व भी शिवांगी से कहता है, जल्दी आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तब तक स्टाफ मेंबर भी अथर्व अवनी के कपड़े पैक करके अच्छी तरह से लेकर आ जाती है। अथर्व स्टाफ मेंबर से अपने और अवनी के बैग लेता है कपड़ों के और अभिराज कुलकर्णी को मैसेज कर देता है, हम 2 मिनट में बाहर आ रहे हैं, गाड़ी तैयार रखो। फिर अथर्व अवनी के साथ प्राइवेट मॉल से बाहर निकल जाता है। अवनी भी बड़े ही प्यार से अथर्व का हाथ पकड़ते हुए चल रही है। अथर्व के एक हाथ में सारा सामान है और एक हाथ अवनी ने पकड़ रखा है। जैसे ही अथर्व और अवनी प्राइवेट मॉल से बाहर कदम रखते हैं, आसपास जितने भी लोग शॉपिंग कर रहे थे अवनी और अथर्व को जरूर देखते हैं, क्योंकि अवनी पहले से खूबसूरत हो गई थी। अथर्व था ही इतना हैंडसम कि लड़कियां मुड़ मुड़कर अथर्व को देख रही थी और अवनी से जलन महसूस कर रही थी, क्योंकि अपनी भी अक्षरों के साथ काफी खूबसूरत लग रही थी। अथर्व और अवनी अभी कुछ ही दूर चले होंगे, इतने में उन्हें अभिराज कुलकर्णी का कॉल आता है। वो अथर्व को बताता है कि मैं शॉपिंग मॉल में इस एरिया में हूँ, आप कहाँ पर हो? अथर्व युवराज कुलकर्णी से कहता है, तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। अभिराज कुलकर्णी के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही अभिराज अवनी को देखा है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि चांद ही घंटे में अवनी का पूरा लुक ही बदल चुका था। क्योंकि अवनी पहले से खूबसूरत हो गई थी और अभिराज कुलकर्णी सोचता है, कुछ भी समय ऐसा तो क्या हुआ कि अवनी इतनी खूबसूरत हो गई, और अवनी ने जो कपड़े पहन रखे थे वो अवनी को काफी में कर दिखा रहे थे। इस लोक में अवनी कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वह 21 साल की है और दिमाग उसका बच्चा जैसा है। अथर्व की आवाज से अभिराज कुलकर्णी अपने होश में आता है। फिर अथर्व उसे अवनी के लिए जो कपड़े लिए हैं वह बैग देता है। कुछ ही समय में शॉपिंग मॉल से बाहर निकल जाते हैं। ड्राइवर भी कार को शॉपिंग मॉल के आगे ही रोक लेता है। सबसे पहले अथर्व अवनी के जितने भी बैंक्स थे वो रखवाता है। फिर अथर्व अभिराज से कहता है, आप अवनी को सैफ अली खुराना मेंशन ले जाएगा, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता। अगर दादाजी मेरे बारे में पूछे तो आप उन्हें बता दीजिएगा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए मैं नहीं आया, फिर कभी टाइम मिलेगा तब आऊंगा दादाजी से मिलने। अभिराज भी अथर्व को जवाब देता है, ओके सर। अवनी अभिराज और अथर्व की बातें सुन रही थी और जैसे ही अवनी को अथर्व की बातें समझ में आती है कि अथर्व उसके साथ नहीं जा रहा खुराना, और जैसे ही अवनी को अथर्व की बातें समझ में आती है कि अथर्व उसके साथ नहीं जा रहा खुराना मेंशन, फिर अवनी कस के अथर्व का हाथ पकड़ लेती है और अथर्व से शिकायत करते हुए कहती है, तुम क्यों नहीं चल रहे खुराने मेंशन मेरे साथ? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी घर नहीं जाऊंगी। अवनी जिद करने लगते हैं। फिर अथर्व अवनी को प्यार से समझता है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, बाकी तुमको मैंने फोन तो दिलाया है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा।
और हम बहुत सारी बातें करेंगे और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं खुराना मेंशन आ जाऊंगा। अवनी भी अपनी रोनी सूरत बनाते हुए अपनी क्यूट आवाज में कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम पहले की तरह नहीं आओगे मुझसे मिलने। फिर अथर्व अपना सामान नीचे रखता है और अवनी को गले लगा कर समझाते हुए कहता है, देखो मुझे बहुत सारे काम होते हैं, वो पूरा करूंगा तभी तो तुमसे मिलने का टाइम निकाल पाऊंगा। और आज देखो तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारे साथ शॉपिंग की, और रात को हम बातें भी करेंगे। अथर्व के समझाने पर अवनी मान जाती है। फिर अथर्व अवनी के फोरहेड पर किस करता है। जैसे ही अथर्व अवनी से अलग होने वाला होता है, अवनी अचानक से अथर्व के कनों पर किस कर देती है। जैसे आधार एकदम हैरान हो जाता है और किस करने के बाद अपनी हंसने लगती है। अथर्व को ऐसे ही शौक में कार में जाकर बैठ जाती है और कार्य में बैठे हुए ही अथर्व को बाय करती है। अथर्व और अवनी की क्यूट नौकरी जोक अभिराज देख रहा था, क्योंकि अवनी अपने दादाजी के सिवा जल्दी किसी की बातें नहीं मानती थी। और अभिराज ने यह भी देखा कि आपने खुद आगे बढ़कर अथर्व को किस किया। ये सभी चीज देखकर अभिराज काफी हैरान था। अथर्व की आवाज से अभिराज फोर्स में आता है और अथर्व उसे कहते हैं, कर में जाकर बैठो और अवनी को सैफ अली घर छोड़ना। कुछ ही देर में अवनी की कर चल पड़ती है, पर अवनी अथर्व को जाते हुए किसी बच्चे की तरह हाथ दिखाकर बाय बोल रही थी और साथ में हंस भी रही थी। कुछ ही देर में अवनी की कार अथर्व की आंखों से ओझल हो जाती है। फिर अथर्व वह जमीन से अपने शॉपिंग बैग उठना है और कुछ ही समय में शिवांगी की कार भी आ जाती है। क्यों बुलाया है अथर्व ने शिवांगी को, और जब पता चलेगा खुराना परिवार को अथर्व के बारे में, क्या रिएक्शन होगा खुराना परिवार का अथर्व को देखकर। क्या अथर्व और अवनी का रिश्ता एक्सेप्ट कर पाएंगी खुराना फैमिली। क्या शिवांगी अथर्व का प्यार बांट पाएगी अवनी के साथ, और कब तक ठीक होगी अवनी, जानने के लिए पढ़ने माया एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH36 फैंटेसी रोमांस अथर्व और शिवांगी कावांगी। अब आगे, शिवांगी की कार खुराना शॉपिंग मॉल के गेट पर रुकती है। फिर अथर्व पीछे का दरवाजा खोलता है कार का और अपने शॉपिंग बैग रख देता है। शिवांगी भी कार से उतर जाती है और अथर्व के पास जाकर गले लग जाती है। शिवांगी अथर्व के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, सुबह ही तो घर से गई थी और शाम होने से पहले मेरी याद भी आ गई। फिर अथर्व शिवांगी से फ्लर्ट करते, जब इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो तब आदमी अकेला कैसे रह सकता है। अथर्व की ये बात सुनकर शिवांगी हंस देती है। फिर शिवांगी अथर्व से कहती है, जल्दी कार में बैठो, मुझे बहुत भूख लगी है, ग्रोसरी का सारा सामान भी कार में है, हम घर जाकर खाना बनाएंगे। इतना बोलकर शिवांगी कार में बैठ जाती है और अथर्व भी शिवांगी के पीछे आगे वाले सीट पर बैठ जाता है शिवांगी के साथ। कुछ ही समय में शिवांगी कार रोड पर दौड़ा देती है। करीबन आधे घंटे बाद शिवांगी अथर्व के घर पहुंच जाती है। सबसे पहले कार को अच्छी तरह से पार्क करती है अथर्व के घर के आगे जो खाली जगह थी वहां पर। फिर दोनों एक साथ कार से उतरते हैं। दोनों साथ मिलकर कर से सारा सामान उतरते हैं। 10 मिनट के मेहनत के बाद सारा सामान शिवांगी और अथर्व मिलकर अथर्व के घर ले जाते हैं और कुछ ही देर में ग्रोसरी का सभी सामान किचन में सेट कर देते हैं। कुछ देर दोनों सोफे पर बैठकर आराम करते हैं। शिवांगी अथर्व से कहती है, तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं सभी वेजिटेबल को काट लेती हूँ और फिर आकर किचन में खाना बनाने में हेल्प कर देना। अथर्व भी उठकर अपने कमरे में चला जाता है अपने और शिवांगी के कपड़ों का बैग लेकर। कमरे में पहुंचकर बेड पर रखता है कपड़ों को और फिर फ्रेश होने बाथरूम में चला जाता है। कुछ ही देर में अथर्व फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है। कुछ ही देर में कपड़े पहनकर नीचे हॉल में आ जाता है। अथर्व देखा है कि शिवांगी खाना बना रही है। शिवांगी के पास जाकर खाना बनाने में उसकी हेल्प करता है और साथ में शिवांगी से कुछ प्यार भरी बातें भी करता है। कुछ ही देर में खाना बनाकर रेडी हो जाता है। दोनों साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाने लगते हैं। शिवांगी को पता था कि अथर्व मुझे दूसरी कुर्सी पर बैठने नहीं देगा, तो शिवांगी अथर्व के बैठने का वेट करती है। जैसे ही अथर्व कुर्सी पर बैठता है, शिवांगी जाकर अथर्व की गोद में बैठ जाती है। फिर शिवांगी अथर्व की हैरानी को देखते हुए अथर्व से कहती है, अगर मैं दूसरी जगह पर बैठी तो फिर से मुझे अपनी गोद में बिठा लेते, इसलिए मैं अपने आप के यहाँ पर आकर अगर मैं दूसरी जगह पर बैठी तो फिर से मुझे अपनी गोद में बिठा लेते, इसलिए मैं अपने आप के यहाँ पर आकर बैठ गई। फिर दोनों अपना खाना शुरू करते हैं। शिवांगी अपने हाथों से अथर्व को खिलाती है और अथर्व शिवांगी को खिलाता है। कुछ ही देर में दोनों अपना खाना खा लेते हैं। फिर शिवांगी भी समझ जाती है अथर्व क्या करने वाला है। अब की बार शिवांगी खुद आगे से अथर्व के होठों पर अपने होंठ रखती है और प्यार भरी किस अथर्व को करने लगती है। कुछ ही देर में दोनों भी केस काफी पैसे नेता हो जाती है और अथर्व के साथ शिवांगी की ड्रेस से होते हुए शिवांगी के पूरे शरीर पर चलने लगते हैं। कुछ देर किस करने के बाद शिवांगी के सांस उखड़ने लगते हैं। शिवांगी का सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, तब जाकर अथर्व शिवांगी से अलग होता है। फिर दोनों एक साथ बर्तन उठकर किचन में सभी बर्तन रखते हैं। शिवांगी सभी बर्तनों को क्लीन करती है और अथर्व शिवांगी के पीछे जाकर कभी उसकी ड्रेस में अपने हाथ डालता है। अपने हाथों से शिवांगी के पूरे शरीर को सहलाने लगता है। फिर धीरे से शिवांगी कान में बोलता है, आज हम कुछ अलग ही फैंटेसी करेंगे। ये सुनकर शिवांगी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। फिर शिवांगी तुम रोमांस करते हुए काफी वायरल हो जाती है, जिससे मुझे सुबह प्रॉब्लम होती है। अथर्व शिवांगी का जवाब देता है, नहीं होगी तो मैं कोई प्रॉब्लम अगर होगी भी तब भी इलाज है मेरे पास उसका। यह बातें सुनने के बाद शिवांगी कुछ नहीं बोलता और बर्तन क्लीन करने लगती। अथर्व के हाथ जोसफ भाई के पूरे शरीर पर चल रहे थे।
अचानक से अथर्व के साथ शिवांगी के पिछले हिस्से पर आकर रुकते हैं। शिवांगी का पिछला हिस्सा काफी उपग्रह हुआ था जो शिवांगी को पीछे से और भी अट्रैक्टिव बनाता था बाकी लड़कियों से। अथर्व प्यार से शिवांगी के पिछले हिस्से को सहलाने लगता है, जिसके कारण शिवांगी के शरीर में सरहन सी दौड़ जाती है। कुछ ही देर में शिवांगी अपना सारा काम खत्म कर लेती है। अभी भी अथर्व शिवांगी पीछे ही था। शिवांगी के पूरी तरह अपनी खरगोश में ले रखा था। अभी भी अथर्व शिवांगी के पिछले हिस्से को सहला रहा था। फिर अथर्व शिवानी के कंधे पर अपना सर रखता है और शिवांगी को अपनी प्यार भरी आवाज में शिवांगी से कहता है, अब तो सारा काम खत्म हो गया, कमरे में चले, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर अथर्व शिवांगी को अपनी बाहों में उठाता है और शिवांगी भी अथर्व के गले में अपनी बाहें डाल देती है और अथर्व के चेहरे को प्यार से देखने लगती है। कैसा होगा अथर्व और शिवांगी का फैंटेसी रोमांस? और जब अवनी खुराना मैंशन पहुंचेगी, कैसा होगा खुराना परिवार का रिएक्शन अवनी को देखकर? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH37 अवनी की क्यूट बातें और रोमांस अथर्व का। अब आगे, खुराना मैंशन। अवनी की कार खुराना मैंशन में इंटर करती है। अवनी कार से उतरती है। अवनी के हाथ में अभी भी अथर्व का दिया हुआ फोन था। अभिराज अवनी के कपड़ों के बैग लेकर अवनी के पीछे पीछे चलता है। कुछ ही देर में अवनी खुराना मैंशन में इंटर करती है। खुराना फैमिली के सभी मेंबर हाल में बैठे हुए होते हैं। जैसे ही सभी की नजर अवनी पर पड़ती है, अवनी को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अवनी लग इतनी सुंदर रही थी। सिंपल से प्लाजो सूट में बॉडी रिफाइनिंग गोली लेने के बाद अवनी और भी खूबसूरत हो थी। और अवनी ने आज हर बार की तरह अलग कपड़े पहने थे, क्योंकि अवनी घर पर वेस्टर्न कपड़े पहनती थी। और आज अवनी को ट्रेडिशनल आउटफिट में देखकर सभी घर वाले थे, सभी फैमिली मेंबर एकटक अवनी को ही देख रहे थे, क्योंकि अवनी बिल्कुल इस नए लुक में स्वर्ग की परी लग रही थी। अवनी की आवाज से सभी फैमिली मेंबर अपने होश में आते हैं। अवनी दौड़ अपने दादाजी के पास जाती है और अपनी प्यारी आवाज में अपनी दादाजी पूछती है, दादाजी मैं कैसी लग रही हूँ? फिर अवनी के दादाजी जवाब देते, मेरी बच्ची बिल्कुल परी जैसी लग रही हो, बहुत ही खूबसूरत। दादाजी की के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। अवनी की आवाज सुनकर अवनी की मम्मी किचन से आ जाती है। हाल में जैसे ही अवनी की मम्मी अवनी को देखते हैं, अवनी के चेहरे में ही खो जाती है। प्यार से अवनी को निहारने लगती है। अवनी के पास आकर अवनी को गले लगा लेती है और अवनी से अपने प्यार भरी आवाज में पूछती है, कैसी है मेरी बच्ची, तुमने खाना खाया? फिर अवनी भी अपनी मम्मी को बड़े ही प्यार से आज दिन भर में जो भी हुआ वो बताने लगती है। सभी घर वाले हाल में आकर बड़े ही प्यार से अवनी की बातें सुनाने लगते हैं। कैसे आजकल अस्पताल में अथर्व से मिले और दादरी से परमिशन लेकर अथर्व उसे शॉपिंग करवाने लेकर गया और अपना नया फोन दिखाते हुए कहती है, मुझे नया फोन भी दिलाया, क्योंकि आप सभी तो मुझे फोन देते नहीं है। ये बात करना चाहते हैं, अपनी काफी खुश लग रही थी। फिर अपनी यह भी बताती है कैसे अथर्व ने अपने हाथों से खाना खिलाया और उसके लिए एक एक ड्रेस पसंद की, और अपने फैमिली मेंबर को अपने बच्चों वाली आवाज में काफी एक्साइटेड होकर यह भी बताती है, और मैं भी अथर्व के लिए कपड़े पसंद किए और अथर्व ने मुझे एक सरप्राइज भी दिया जिसकी वजह से मैं इतनी खूबसूरत हो गई। ये सुनकर सभी घर वाले हैरान। फिर अवनी से पूछते हैं, ऐसा कौन सा सरप्राइज दिया अथर्व ने तुम्हें? अथर्व न्यूज एक गोली थी जिसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। उसको लेने के बाद कुछ ही मिनट में मेरे शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा जिससे बहुत ही बदबू आ रही थी, और वो गोली अथर्व ने दादाजी को भी दी। सभी फैमिली मेंबर दादाजी की तरफ देखने लगते हैं। यशराज पुराना अभी हमने जवाब देते हैं, क्योंकि वो गोली उन्होंने अभी तक खाई नहीं थी। फिर अवनी कहती है, जब मैं बाथरूम में जाकर उसे चिपचिपी पदार्थ को साफ किया तब मैं पहले से और खूबसूरत हो गई थी, और अथर्व ने आज मुझे अपने हाथों से मेरी पसंद का खाना खिलाया और मैं भी अथर्व को अपने हाथों से खाना खिलाया। अवनी की यह बातें सभी फैमिली मेंबर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि अवनी अपने दादाजी और माँ के अलावा किसी को भी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती थी। फिर अवनी सभी को अपने कपड़े दिखती है और ये भी बताती है कि ये कपड़े मुझे अथर्व ने दिलाए और उनकी सारी पेमेंट अथर्व ने की और मुझे एक नया मोबाइल भी दिलाया। ये बताते हुए अवनी काफी खुश नजर और सभी फैमिली मेंबर भी अवनी के चेहरे पर खुशी देखा सकते थे। फिर अपने थोड़ी सी उदास होते हुए कहती है, सभी घर वाले में अवनी के चेहरे पर उदासी देख लेते हैं। मेरे दादाजी अवनी से पूछते हैं, अवनी बेटा तुमने इतनी अच्छी सो की थी और आज इतना एंजॉय किया, फिर भी तुम उदास क्यों हो? फिर अवनी अपनी उदासी भरी आवाज में रहते हैं, क्योंकि अथर्व मेरे साथ खुराना मेंशन नहीं आया। उसने कहा था मुझे कुछ काम है, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तुम्हें कॉल करूंगा, पर अथर्व ने नहीं किया कॉल। अवनी अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, अकरम ने मुझे जाते हुए गले भी लगाया और माथे पर किस भी किया। ये बताते हुए अवनी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, और मैं भी अथर्व गालों पर कैसे किया घर आने से पहले, और अथर्व को बाय भी बोला। अवनी के किस वाली बात सुनकर सभी घर वाले शौक में थे, क्योंकि अवनी ऐसे ही किसी को की नहीं करती जिसे अपने सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उसके अलावा किसी को छूने नहीं देती अपने आप को। फिर यशराज खुर आना कहते हैं, अवनी बेटा आपको खाना खाए हुए काफी टाइम हो गया, आपको भूख भी लगी होगी। खाने का नाम सुनते हैं अवनी अपने पेट पर हाथ रखती है और यशराज खुराना से कहती है, अवी को भूख लगी है, अवी ने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया। फिर यशराज खुराना नौकरों को ऑर्डर देते हैं खाना लगाने का। घर के सर्वेंट भी कुछ ही देर में खाना लगा देते हैं और सभी फैमिली मेंबर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। अवनी अपनी माँ के साथ डाइनिंग टेबल आती है
अवनी की माँ अवनी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। कुछ ही देर में सभी का खाना हो जाता है। फिर सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। अवनी की माँ अवनी को भी उसके कमरे में छोड़ने जाते हैं। दूसरी तरफ अथर्व का घर। अथर्व शिवांगी को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। शिवांगी को बेड पर बैठता है। शिवांगी के पास आकर बड़े ही प्यार से शिवांगी के होठों पर अपने होठ रखता है। कैसा होगा अथर्व और शिवांगी का फैंटेसी रोमांस? कब आएगी शिवांगी और अवनी आमने सामने? क्या कहानी में होने वाली है नई हीरोइन की एंट्री? आगे क्या बदलाव आएंगे अथर्व की जिंदगी? क्या अथर्व अब करने वाला है नया बिजनेस? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH38 अथर्व का वाइल्ड रोमांस, शिवांगी की दर्द भरी सुबह। अब आगे अथर्व शिवांगी को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। शिवांगी को बेड पर बैठता है। शिवांगी के पास आकर बड़े ही प्यार से शिवांगी के होठों पर अपने होठ रखता है और शिवांगी को किस करने लगता है। शिवांगी भी अथर्व का साथ देती है। कुछ देर में दोनों की किस पैशनेट हो जाती है। जब शिवांगी को सांस लेने में दिक्कत होती है तब अथर्व शिवांगी से अलग होता है। कुछ ही देर में दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। फिर अथर्व अपने और शिवांगी से कपड़े रिमूव करता है। हर प्यार से शिवांगी क्लीवेज पर किस करता है। कुछ ही देर में शिवांगी के पूरे शरीर पर अथर्व की लव बाइट के निशान थे, जो शिवांगी की खूबसूरती को और भी निखर रहे थे। कुछ देर रोमांस करने के बाद अथर्व शिवांगी के पीछे आता है। अपने प्राइवेट पार्ट को शिवांगी के पीछे वाले प्राइवेट पार्ट में एंटर करता है। जैसे शिवांगी की एक दर्द भारी चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है। कुछ देर बाद अथर्व अपने मूवमेंट स्टार्ट करता है। जैसे एक मधुर जवानी कमरे में घूमती है और साथ में शिवांगी की सिसकियां भी निकलती है। अथर्व के साथ संभोग में शिवांगी पूरी तरह मदहोश हो जाती है। अथर्व अलग अलग पोजीशन में शिवांगी के साथ रोमांस करता है। कमरे में सिर्फ दो लोगों की प्यार भरी आवाज से सुनाई दे रही थी। अथर्व ऐसे ही पूरे 3 घंटे शिवांगी के साथ रोमांस करता है और समय के साथ काफी वाइल्ड हो जाता है। शिवांगी अथर्व से कहती है अथर्व मैं काफी थक गई हूँ। फिर अथर्व शिवांगी से कहता है बस कुछ देर और ऐसे ही 1 घंटा और निकल जाता है। दोनों कामवासना में पूरी तरह से तृप्त हो चुके हैं। फिर थक कर दोनों सो जाते हैं। अथर्व शिवांगी को अपनी बाहों में भरकर प्यार से माथे पर किस करके नींद के आगोश में चला जाता है। सुबह 5 बजे शिवांगी की नींद दर्द के कारण खुलती है। जब शिवांगी सोते हुए करवट लेती है तो शिवांगी को अपने प्राइवेट पार्ट में काफी दर्द महसूस होता है। जैसे शिवांगी की नींद खुल जाती है, दर्द के कारण हल्की चीख निकल जाती है। शिवांगी की आवाज सुनकर अथर्व की भी नींद खुल जाती है। जैसे ही शिवांगी अथर्व को देखते हैं कि अथर्व उठ चुका है, दर्द भरी आवाज में रहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें पता है सुबह सुबह मुझे कितना पेन हो रहा है। फिर अथर्व शिवांगी से कहता है 2 मिनट रुको मैं अभी ठीक करता हूँ। फिर अथर्व टेबल से बॉडी रिफाइनिंग गोली उठना है और शिवांगी के पास आकर शिवांगी को गोली लेने के लिए कहता है। शिवांगी भी बिना कैसे सवाल के गोली ले लेती है। फिर शिवांगी हल्के गुस्से में अथर्व से कहते हैं तुम्हारी वजह से मुझे पेन हुआ है तो तुम 1 महीने तक मेरे करीब नहीं आओगे। अथर्व में शिवांगी के गुस्से को देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। फिर शिवांगी को गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है। कुछ ही समय में शिवांगी के पेट में हल्की सी जलन होने लगती है। कुछ ही समय शिवांगी के शरीर से अशुद्धियां निकलने लगती है। शिवांगी के शरीर से भारी मात्रा में अभी भी चिपचिपा पदार्थ इसलिए निकल रहा है क्योंकि शिवांगी को लंबे समय से जो ड्रग्स दिए जा रहे थे उनका अंश काफी मात्रा में अभी भी शिवांगी के शरीर में है, जो बॉडी रिफाइनिंग गोली लेने के बाद जिंदगी के रूप में शरीर से निकल रहा है। जैसे जैसे शिवांगी बॉडी रिफाइनिंग गोली लेती जाएगी, शिवांगी की बीमारी में सुधार आएगा, जो बीमारी शिवांगी को लंबे समय से ड्रग्स देने के कारण हुई थी। शिवांगी के शरीर से पूरी तरह से चिपचिपा पदार्थ निकलना बंद हो जाता है। फिर अथर्व शिवांगी को और अपने आप को अच्छे से क्लीन करता है। कुछ ही देर में दोनों फ्रेश होकर कमरे में आ जाते हैं। फिर अथर्व शिवांगी को साड़ी देता है जिसे अथर्व ने कल खरीदा था शिवांगी के लिए। मेहरूना कलर की साड़ी में शिवांगी काफी खूबसूरत लगती है और बॉडी रिफाइनिंग गोली लेने के बाद पहले से और खूबसूरत हो गई है। अथर्व की तो शिवांगी से नजरें ही नहीं हटते। अथर्व भी कपड़े पहनकर रेडी हो चुका है। जैसे ही शिवांगी कमरे से निकलने वाली होती है, अथर्व शिवांगी का हाथ पकड़ लेता है और उसके करीब आकर प्यार से कहता है इस साड़ी में तू पहले से और भी खूबसूरत लग रही हो। शिवांगी नेचुरल ब्यूटी थी, कोई भी मेकअप नहीं किया था और नहाने की वजह से पानी की बूंदें कुछ शिवांगी की होठों पर थी। हल्के गर्म पानी से सावर लेने की वजह से शिवांगी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया था, जो उसको और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। अथर्व शिवांगी को धीरे से अपने करीब करता है। शिवांगी भी इसका विरोध नहीं करती और अपने होठ शिवांगी के नरम गुलाबी होठों पर रख देता है और प्यार से किस करने लगता है। शिवांगी भी किस में अथर्व का साथ देती है। कुछ देर की प्यार भरी किस करने के बाद दोनों अलग होते हैं। शिवांगी और अथर्व की दोनों के हिसाब से काफी तेज चल रही थी। कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाते हैं। फिर दोनों एक साथ नीचे आते हैं, सीधा किचन में जाकर खाना रेडी करते हैं। कुछ ही देर में खाना बन जाता है। डाइनिंग टेबल पर लगाकर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अथर्व शिवांगी को अपनी गोद में बैठता है और दोनों प्यार से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अथर्व खाना खाते हुए शिवांगी के साथ फ्लाइट लेकर रहा था। ऐसे ही प्यार भरी बातों के साथ दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं।
शिवांगी अथर्व से कहते हैं मुझे अब घर जाना होगा, उसके बाद स्कूल भी आना। कुछ सामान रह गया है, वह लेकर मैं स्कूल पहुंचती हूँ, तब तक तुम भी स्कूल में आ जाओगे। फिर अथर्व शिवांगी को बाहर तक छोड़ने जाता है और शिवांगी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। अथर्व भी अपने कमरे में जाकर स्कूल के लिए रेडी होने लगता है। कुछ ही देर में सारा काम निपटाकर अपनी साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। क्या अथर्व अब अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेगा शिवांगी के साथ मिलकर? और क्विज कंपटीशन के लिए कब मुंबई जाने वाला है अथर्व? क्या आज अथर्व के पापा अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे? क्या अपनी हो जाएगी अथर्व से नाराज कॉल ना करने के कारण? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर CH39 ईशानी मेहरा, काव्य और अथर्व लाइब्रेरी में। अब आगे अथर्व कुछ ही देर में स्कूल पहुंच जाता है। क्लास में जाकर अथर्व अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अभी तक आदित्य नहीं आया था क्लास में। कुछ ही देर में आदित्य भी क्लास में आ जाता है और अथर्व के पास जाकर बैठ जाता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। कुछ ही समय क्लास का टाइम भी हो जाता है। शिवांगी मैम क्लास में इंटर करते हैं। सभी बच्चे शिवांगी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और शिवांगी की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी रिफाइनिंग गोली लेने से कुछ ही समय में शिवांगी की खूबसूरती में काफी चेंज देखने को मिला है, क्योंकि पहले से खूबसूरत हो गई है। शिवांगी की आवाज से सभी स्टूडेंट अपने होश में आते हैं और अपने सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में शिवांगी पढ़ना स्टार्ट करती है। ऐसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है। शिवांगी में क्लास से निकल जाती है। कुछ ही देर में क्लास में ईशानी मेहता कदम रखती है। ईशानी के बारे में जान लेते हैं। ईशानी मेहता उम्र 21 साल, देखने में काफी खूबसूरत, गोरा रंग, काले लंबे कमर तक आते बाल, 5 फीट 7 इंच हाइट, गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ, होठों के नीचे छोटा सा तिल जो ईशानी की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। बिल्कुल मॉडल जैसा फिगर, चेहरे पर मासूम में झलकती हुई, अगर हल्की से भी स्माइल करते तो काफी प्यारी लगती। अनाथ होने के बाद भी अपने दम पर स्कॉलरशिप के जरिए अपनी पढ़ाई कर रही है, साथ में स्कूल में भी पढ़ाती है। ईशानी मेहरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिजनेस स्टडी कर रही है। ये हमारी कहानी की एक और हीरोइन है। अथर्व के बिजनेस में काफी हेल्प करेगी। ईशानी मेहरा को क्यों छोड़ा गया बचपन में अनाथ आश्रम, क्या राज है इसने की जिंदगी का, कहानी में हम जानेंगे। जैसे ही ईशानी मैम क्लास में आती है, सभी बच्चे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सिंपल सी आउटफिट में ईशानी में काफी खूबसूरत लग रही थी। अटेंडेंस लेने के बाद ईशानी में एक अनाउंसमेंट करती है। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 दिन बाद इंक्रीज कंपटीशन होना है मुंबई में, जो हर 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है और हमारी क्लास से अथर्व सिंह और काव्य सिंघानिया जाने वाले हैं। पहले जो कंपटीशन होने वाला था उसमें कुछ चेंज किए गए हैं, आप सभी को बता दिया जाएगा जो भी कंपटीशन में पार्ट लेना वाला है। ये कंपटीशन मुंबई के इंस्टीट्यूट होने वाला है। तैयारी करने के लिए अथर्व और काव्य आपके पास 2 दिन है। क्विज की अगर बात की जाए, बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कुछ और साथ में 12th के सिलेबस के बेसिस पर क्विज प्रतियोगिता रखी जाएगी। काव्य सिंघानिया काफी दिनों बाद आज स्कूल में आई है और इसी के कारण कंपटीशन में कुछ बदलाव किया गया है। सिंघानिया फैमिली की लाडली बेटी, अमीर फैमिली से होने के कारण भी जरा सा भी घमंड नहीं है। कहानी में आगे काव्य होगी एक साजिश का शिकार और उसे साजिश में से निकलने के लिए अथर्व करेगा काव्य सिंघानिया की मदद। काव्य सिंघानिया उम्र 18 साल, गोरा रंग, गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ। बचपन से ही काव्य काफी टैलेंटेड रही है। काव्य अपने आप को काफी सख्त दिखती है। 18 साल की होने के बावजूद भी अभी भी काव्य के अंदर काफी बचपन भरा हुआ है। चेहरे पर मासूमियत जो कभी किसी को दिखाई नहीं। 5 फीट 6 इंच की अच्छी खासी हाइट। काव्य की लंबी टांगे काव्य को सबसे अलग बनाती है। खूबसूरत होने के साथ काव्य एक नेचुरल ब्यूटी है। स्कूल में काफी लड़के काव्य के दीवाने हैं, पर किसी को अपने करीब तक नहीं आने देती। ईशानी में अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम दोनों ये लेक्चर अटेंड करने के बाद लाइब्रेरी में कंपटीशन की तैयारी करना। जी बोलकर बच्चों को बढ़ाना शुरू कर देती है। ईशानी में की आवाज से काव्य का ध्यान अथर्व की तरफ गया था, क्योंकि ये सिस्टम मिलने से पहले अथर्व काफी दुबला पतला हुआ करता था। जैसे ही काव्य अथर्व की खूबसूरती देखी है, काफी हैरान हो और अपने मन में सोचती है, कुछ ही समय में यह इतना हैंडसम कैसे हो गया, ये तो इसी से ही पूछना पड़ेगा। ईशानी में की आवाज से काव्य अपने होश में आती है। ऐसे ही आधे घंटे तक ईशानी अपना लेक्चर कंटिन्यू करती है। कुछ देर में ईशानी में का लेक्चर खत्म हो जाता है। क्लास से जाते हुए ईशानी में अथर्व और काव्य से कहती है, तुम दोनों लाइब्रेरी में जाकर कंपटीशन की तैयारी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये बोलकर क्लास से बाहर निकल जाती है। ईशानी में के जाने के बाद अथर्व और काव्य अपने सीट से उठते हैं। एक साथ चलकर क्लास से बाहर जाते हैं। पीछे से लड़के अथर्व से जल रहे थे, वहीं लड़कियां यही सोच रही थी कांच के काव्य की जगह में होती अथर्व के साथ। इन सब बातों को नजरअंदाज करके अथर्व और काव्य क्लास से बाहर निकल जाते हैं। दोनों साथ में ही लाइब्रेरी जाने के लिए निकलते हैं। आसपास से जो भी स्टूडेंट गुजर रहा था, अर्जुन से जलन महसूस कर रहा था, क्योंकि काव्य को सभी जानते थे। एक अमीर फैमिली से होने के बावजूद कि काव्य काफी टैलेंटेड और खूबसूरत भी और सभी लड़कों की क्रश भी। दोनों सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए कॉरिडोर से होते हुए लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे। कुछ ही देर में दोनों लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। अपनी एंट्री करने के बाद क्विज कंपटीशन के लिए जिन बुक्स की जरूरत है वह सेलेक्ट करते हैं। फिर दोनों एक साथ प्राइवेट केबिन में जाते हैं जो कि लाइब्रेरी में स्टूडेंट के लिए बनाए गए थे।
फिर दोनों साथ में लाइब्रेरी के केबिन में जाकर बैठ जाते हैं। फिर अथर्व से पूछती है, तुम्हारी तैयारी कैसी है, क्योंकि तुम्हें तो पहले ही पता चल गया था। कंपटीशन के बारे में अथर्व भी काव्य को जवाब देता है, 12th का सिलेबस तो मेरा पहले कंप्लीट हो गया था और बाकी के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की तैयारी में मैंने कली थी। फिर अथर्व काव्या से पूछता है, इतने दिन क्यों नहीं आई। काव्या भी अथर्व को जवाब देती है, तबीयत खराब थी इसलिए रिकवर होने में टाइम लग गया। बाकी मेरा तो काफी सिलेबस रहता है, तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी होगी। अथर्व काव्या को जवाब देता है, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आए मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट में तुम्हें प्रॉब्लम है उसके बारे में मुझे पूछ सकती हूँ। अथर्व की बात सुनकर काव्य काफी खुश हो जाती है, क्योंकि काव्य की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर काव्य अथर्व के बिल्कुल पास आ जाते हैं और अगर उनके हाथ पर अपना कोमल मुलायम हाथ रखकर कहती है, काफी दिनों से मैं स्कूल नहीं, इसलिए मैथ के जो चैप्टर रह गए थे वो समझा दो मुझे। कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में। फिर अथर्व काव्या को आसान तरीके से क्वेश्चन समझने लगता है। मैथ के 2 घंटे का काम अथर्व ने 1 घंटे में कर दिया, क्योंकि अथर्व ने काव्य को काफी अच्छे से समझाया और जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए। काव्य भी अथर्व से मजाक करते हुए कहती है, तुम्हें तो टीचर बन जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा समझते हो। अथर्व काव्य से मजाक करते हुए कहता है, अगर तुम जैसी खूबसूरत स्टूडेंट हो तो मैं तो टीचर भी बन जाऊं। वैसे इंटरेस्ट मुझे बिजनेस करने में है। काव्य भी अथर्व को जवाब देती है, बिजनेस में तो मुझे भी इंटरेस्ट है। ये बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर काव्य खुद को नॉर्मल करके अथर्व से पूछता है, बाकी सब छोड़ो, 12th के बाद कहां पर एडमिशन लेने वाली हो। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने वाला हूँ। और तुम में भी पर तो हम बैचमेट होंगे। अथर्व हाँ में जवाब देता है। फिर दोनों अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। कुछ ही समझ में लंच टाइम भी हो जाता है। अथर्व काव्य से पूछता है, यही बैठी रहोगी या फिर लंच करने का भी प्लान। खाना तो मुझे भी खाना है, पर क्या करूं, तबीयत खराब होने की वजह से कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता। फिर अथर्व काव्य से मजाक करते हुए कहता है, राजमाता शिवगामी देवी के हर आदेश का पालन किया जाएगा। इस माहिष्मती साम्राज्य में आप हुक्म तो करके देखिए, अगर आपको कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता है तो हम किसी होटल में चलते हैं। ये बोलकर अथर्व जोर जोर से हंसने लगता है। काव्य उठकर अपनी सीट से अथर्व की चेस्ट पर अपने हाथों से करने लगती है और हल्के गुस्से में करती है, मैं तुमको राजमाता दिखती हूँ, बहुत मजा आ रहा है मुझे चिढ़ाने में। ये बोलकर अथर्व के साथ हंसने लगती और अथर्व से कहती है, तुम्हारी वजह से आज पहली बार मैं इतना हंसी हूँ। मॉडर्न टाइम कैसे मजाक थोड़ी करता है। क्या अथर्व और काव्य के बीच बढ़ने वाली है नजदीकी? क्या बदलाव आएंगे काव्य के जिंदगी में अथर्व के आने से? और कौन सी साजिश होने वाली है काव्य के खिलाफ काव्य के जन्मदिन पर? क्या काव्य इनवाइट करेगी अथर्व को? और क्या आज अथर्व के पापा होंगे डिस्चार्ज अस्पताल से? क्या काव्य और अथर्व जाएंगे होटल में खाना खाने? क्या अथर्व और काव्य के बीच होने वाली है प्यार की शुरुआत? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल। CH40 काव्य और अथर्व की मस्ती बर्थडे इनविटेशन। काव्य की बात से अथर्व हैरान और कंपटीशन कहानी अब तक। फिर अथर्व काव्य से मजाक करते हुए कहता है, राजमाता शिवगामी देवी के हर आदेश का पालन किया जाएगा। इस माहिष्मती साम्राज्य में आप हुक्म तो करके देखिए, अगर आपको कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता है तो हम किसी होटल में चलते हैं। ये बोलकर अथर्व जोर जोर से हंसने लगता है। काव्य उठकर अपनी सीट से अथर्व की चेस्ट पर अपने हाथों से मारने लगती है और हल्के गुस्से में कहती है, मैं तुमको राजमाता दिखती हूँ, बहुत मजा आ रहा है मुझे चिढ़ाने में। ये बोलकर अथर्व के साथ हंसने लगती और अथर्व से कहती है, तुम्हारी वजह से आज पहली बार मैं इतना हंसी हूँ। मॉडर्न टाइम में ऐसे मजाक थोड़ी करता है। अब आगे। अथर्व और काव्य कुछ देर हंसने के बाद दोनों शांत हो जाते हैं। फिर अथर्व काव्य से पूछता है, अब बताओ अभी कहाँ चलकर खाना खाना है? फिर काव्य अथर्व को जवाब देती है, स्कूल के पास ही एक होटल है, उसी में चलते हैं, और आज का डिनर मेरी तरफ से। फिर अथर्व भी काव्य से फ्लर्ट करते हुए कहते हैं, इनडायरेक्ट डेट पर ले जा रही हो? वैसे ये हमारी पहली डेट होगी। सपनों की दुनिया से बाहर निकालो, जल्दी चला, मुझे भूख लगी है। फिर दोनों साथ में लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं। कुछ ही देर में दोनों स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। होटल जाने के रास्ते पर निकल पड़ते हैं पैदल ही। चलते हुए अथर्व काव्य से फ्लर्ट करते हुए जा रहा था। कभी काव्य को हंसी आती, कभी अथर्व भी कुछ बातों पर गुस्सा हो जाती। दोनों को पता ही नहीं चला कि कुछ भी देर में होटल भी पहुंच गए बातें करते हुए। होटल स्टाफ काव्य और अथर्व का वेलकम करता है। काव्य एक प्राइवेट रूम बुक करती है। कुछ ही देर में बेटा भी ऑर्डर लेने आ जाता। दोनों अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। 5 से 10 मिनट बाद बैटरी सारा खाना लेकर आ जाता है। दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। बीच बीच में अथर्व काव्य को प्यारी प्यारी बातें बोलकर हंसना भी है। कुछ ही देर में दोनों का खाना खत्म हो जाता है। होटल कई तरफ से कम्प्लीमेंट्री स्वीट डिश भी दी जाती है। वो खाने के बाद काव्य बिल पेमेंट करती है और दोनों अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों स्कूल भी पहुंच जाते हैं, पर सीधा लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करते हैं। अथर्व ने तो सिस्टम की मदद से पहले ही सभी बुक्स को स्कैन कर लिया था और अपनी लाइब्रेरी में सेव कर दिया। अथर्व काव्य कैसी हेल्प कर रहा था। जहां भी काव्य को प्रॉब्लम आती ऐसी ही 2 घंटे दोनों पढ़ते हैं। बीच बीच में हंसी मजाक भी करते हैं। पता ही नहीं चलता है कब स्कूल खत्म होने का टाइम भी हो जाता है। जब अथर्व लाइब्रेरी से जाने वाला होता है तो काव्य अथर्व को 2 मिनट के लिए रुकने का बोलती है और अपने बैग से बर्थडे इनविटेशन कार्ड निकालती है।
बड़े ही प्यार से अथर्व को बर्थडे का इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है कल मेरा बर्थडे है और कार्ड में तुझे पार्टी वेन्यू की भी डिटेल मिल जाएगी। शाम को पार्टी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स होंगे और तुम आ जाना। अथर्व भी काव्य से इनविटेशन कार्ड ले लेता है। सरकारी अथर्व से कहती है अथर्व आज शाम को तुम क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी थी और बर्थडे की शॉपिंग भी कर लेंगे। अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम शाम को मेरे साथ चल सकते हो और मुझे तुम्हारी एक हेल्प की भी जरूरत है। फिर काव्य अथर्व से कहती है प्लीज यार मना मत करना। अथर्व काव्य का जवाब देता है कितने बजे आना है? 5 बजे शाम को। हम दोनों नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम्हें इन्फॉर्म भी कर दूंगी और मुझे कुछ तुमसे इंपॉर्टेंट बात भी करनी है तो थोड़ा जल्दी निकलना घर से। फिर कदर भी मजाक करते हुए कहता है जो आदेश राजमाता। फिर दोनों हंसने लगते हैं और एक साथ लाइब्रेरी से बाहर निकल जाते हैं। काव्य अपनी कार से घर चली जाती है, वही अथर्व अपनी साइकिल से घर के लिए निकल जाता है। करीबन आधे घंटे में अथर्व घर पहुंच जाता है। अपने कमरे में जाकर सबसे पहले फ्रेश होता है। कुछ देर में फ्रेश होने के बाद अपने लिए हल्का सा नाश्ता बनता है। फिर खाना खाकर घर को लॉक करके अस्पताल के लिए निकल जाता है। अपने मोबाइल फोन से टैक्सी बुक करता है। कुछ ही देर में टैक्सी भी आ जाती है। आज ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा था इसलिए अथर्व हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। कुछ देर में असर लिफ्ट से होते हुए अपने पापा के वीआईपी बोर्ड में पहुंच जाता है। वेब बोर्ड में जैसे ही अथर्व इंटर करता है सबसे पहले अपने माता पिता का हालचाल पूछता है। फिर अपने पापा से उनकी तबीयत के बारे में पूछता है और अनीता जी से भी कुछ बातें करता है। फिर अथर्व अपनी माँ अनीता जी से पूछता है माँ डॉक्टर ने पापा के डिस्चार्ज के लिए क्या बोला है कि कब पापा को डिस्चार्ज करने वाले हैं। फिर अनीता जी जवाब देती है बेटा तुम्हारे पापा 2 सालों से कोमा में थे, इसलिए उनके सभी टेस्ट होंगे, फुल बॉडी चेकअप होगा और 2 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट भी और 2 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट भी आ जाएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई तो रिपोर्ट आने की 24 घंटे में ही डिस्चार्ज कर देंगे। 2 दिन और हमें अस्पताल में रहना होगा। अथर्व कुछ देर और अपनी मम्मी पापा से बात करता है। फिर अथर्व को काव्य का मैसेज आता है सिंघानिया शॉपिंग मॉल के पास एक कैफे है, हम दोनों वहीं पर मिलेंगे, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। फिर हम वहीं से शॉपिंग पर चलेंगे। फिर अथर्व भी काव्य का जवाब देता है राजमाता कुछ ही देर में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, आप बस मेरा इंतजार कीजिए। फिर हंसने वाले इमोजी सेंड कर देता है। फिर अथर्व अपने मोबाइल से कैब बुक करता है। अपनी मम्मी पापा को कुछ इंपॉर्टेंट काम का बोलकर और उन दोनों को अपना ख्याल रखने का बोलकर अथर्व हॉस्पिटल से निकल जाता है। जैसे ही आदर हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचता है कैब भी आ जाती है। फिर अपनी कैब बैठकर अपनी लोकेशन के लिए अथर्व निकल पड़ता है। अथर्व को काव्य के पास पहुंचने में अभी काफी टाइम लगने वाला था, इसलिए अथर्व अपना मोबाइल फोन निकलता है और जो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था उसे देखने लगता है। जैसे ही अथर्व अपने इन्वेस्टमेंट देखा है काफी खुश हो जाता है क्योंकि अथर्व के 50 करोड़ रुपए की वैल्यू आज 100 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। कुछ प्रॉफिट बुक करता है। फिर अथर्व सिस्टम से पूछता है अब कौन से क्रिप्टो करेंसी में सिस्टम इन्वेस्ट किया जाए। फिर सिस्टम भी अथर्व को कुछ ही देर में जवाब देता है और सिस्टम के इंस्ट्रक्शन के अनुसार अथर्व 90 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट कर देता है। 1 घंटे की ट्रेवल के बाद अथर्व काव्य के बताए लोकेशन पर पहुंच चुका है। फिर अथर्व काव्य को मैसेज करता है तुम कहां पर हो, मैं लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। सर काव्य अथर्व को रेस्टोरेंट की प्राइवेट रूम नंबर 17 में आने को कहते हैं। अथर्व भी कुछ देर में रेस्टोरेंट जो एक कैफे टाइप में बना हुआ था, इस रेस्टोरेंट के रूम नंबर 17 में जो भी प्राइवेट केबिन टाइप बना हुआ था, जहां पर एक से ज्यादा पर्सन कुछ ऑर्डर भी कर सकते थे, साथ में टाइम भी बता सकते थे या कोई बिजनेस मीटिंग भी कर सकते थे। जैसे ही काव्य दरवाजा खोलने की आवाज सुनती है तो काव्य समझ जाती है अथर्व चुका है। जैसे ही अथर्व केबिन में कदम रखा है अथर्व की नजर काव्य की नजरों से टकराती है। काव्य सिंपल से आउटफिट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आधार विकास कैसे करता है फ्लर्ट करते हुए, आज तो राजमाता बहुत ही खूबसूरत लग रही है। फिर हंसने लगता है। जैसे ही अथर्व काव्य की तारीफ करता है पहले तो काव्य के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। फिर जैसी अथर्व काव्य को राजमाता बोलता है काव्य एकदम से उठकर गुस्से में अथर्व को मारने के लिए दौड़ती है। दोनों कुछ देर ऐसे ही मस्ती करते हैं, फिर थक कर सोफे पर बैठ जाते हैं। काव्य कुछ देर में नॉर्मल हो जाती है। फिर अथर्व से पूछता है तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं। आधार भी काव्य को कॉफी और कुछ स्नैक्स और सैंडविच ऑर्डर करने के लिए बोल देता है। फिर काव्य केबिन में बनी एक दल को प्रेस करती है और कुछ ही देर में एक स्टाफ मेंबर ऑर्डर लेने के लिए आता है। दोनों अपनी अपनी पसंद की कॉफी और सैंडविच ऑर्डर करता है। कुछ ही देर में स्टाफ मेंबर दोनों का ऑर्डर लेकर आ जाती है। दोनों बातें करते हुए कॉफी और सैंडविच एंजॉय करते हैं। कुछ ही देर में कॉफी और सैंडविच खत्म करने के बाद काव्य अथर्व से कहती है अथर्व तुम्हें तो पता ही होगा कल मेरा बर्थडे है। अथर्व भी हाँ जवाब देता है। फिर काव्य अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है अथर्व मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे पापा के ही दोस्त का बेटा आने वाला है और वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मैं पापा को उसके बारे में बोल नहीं सकती। काफी टाइम से वह मेरे पीछे खड़ा हुआ है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। अथर्व भी काव्य से पूछता है इसमें मैं क्या तुम्हारी हेल्प करूं। फिर काव्य अथर्व से कहती है ऐसा क्या बोला काव्या ने, जिसे सुनकर अथर्व एकदम हैरान रह गया। क्या कहा काव्या ने अथर्व से। क्या अथर्व काव्य की बर्थडे पार्टी में, और क्या साजिश रचना वाला है काव्य की बर्थडे पार्टी में काव्य के पापा के दोस्त का बेटा, और क्या अथर्व बचा पाएगा काव्य।
कर या काव्य और अथर्व के बीच बढ़ाने वाली है नजदीकियां। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी माय एआई सिस्टम। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।